अब अपने सीख रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल्स मतलब होता क्या है? जैसे मैं जब आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझा रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि लेट्स से कि अगर मैं इसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करूं, लेट्स से दैट दिस इज माय कर्व, ये एक कर्व है। इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन मुझे इस कर्व के अंदर का एरिया बताता है। द कर्व encloses an area between itself and the x-axis। इंटीग्रेशन आपको वो एरिया बताता है। अब जो अपने अभी तक इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है। इसका मतलब वो एरिया फ्रॉम हियर टू हियर पूरा बताता है। अभी जो अपने सीख रहे हैं वो डेफिनिट इंटीग्रल्स है। डेफिनिट इंटीग्रल्स आपको इस कर्व के enclosed एरिया का एक स्पेसिफिक पोर्शन बताएगा। फॉर इंस्टेंस, इफ दिस इज A एंड इफ दिस इज B, the area under the curve was obtained by integrating the function. Okay, previously we had no limitations कि कहां से हमारी एरिया शुरू होगी और कहां पर खत्म होगी मुझे नहीं पता था। बट अब हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे बिटवीन द इंटरवल्स। बिटवीन द इंटरवल्स माने बिटवीन हियर टू देयर, बिटवीन ए टू बी। मतलब इसीलिए इसे डेफिनिट कहा जाता है क्योंकि आप इंडेफिनिट नहीं कर रहे हो। मतलब आप फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर नहीं जा रहे हो। आपके पास एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है और आपके पास एक स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट है। इंटीग्रेशन का साइन एरिया ढूंढता है। अगर आप उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता दो, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है ए एंड बी, अगर आप उसे ये बता दो तो चीजें काफी सिंपल लगने लग जाती है। अब आप पूरे के पूरे कर्व के नीचे के एरिया को आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, अब आप उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रिप, उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन कैलकुलेट कर रहे हो। और ये अपने सीखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स में। तो डेफिनिट वर्ड का मतलब ही होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड, फ्रॉम हियर टू हियर। अब आप एक स्ट्रिप ऑफ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। यह स्ट्रिप ऑफ एरिया हमेशा वर्टिकल होता है। वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ एरिया कैलकुलेट होती है फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है दैट tan x प्लस cot x होल स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन ढूंढना है। और अब आप इनके इंटरवल्स पे ध्यान दोगे तो इंटरवल्स भी गिवन है। फ्रॉम वेयर टू वेयर का डेटा गिवन है। अच्छा, पहले तो आप सीखो इस चीज को कि हम इंटीग्रेशन के जितने भी ट्रिक्स, जितने भी टूल्स हमारे पास हैं वो सबको इस्तेमाल करना है। सो आपने जितने अच्छे से डेफिनिट को सीखा है उतना आसान आपके लिए इंडेफिनिट बन जाएगा। जितना अच्छा से तुम डेफिनिट सीखा उतना ही आसान इंडेफिनिट है। फॉर इंस्टेंस, अभी जो मैं बोर्ड पे करने वाला हूं, जो हमारी सोल्यूशन आने वाली है, दैट इज नथिंग न्यू भाई। कोई भी चीज मैं नया नहीं सिखा पाऊंगा। जो भी सिखाना था इंटीग्रेशन में नया सब कुछ सिखा चुका हूं। अब आपको सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, वो मैं आपको समझाता हूं। आप tan x प्लस cot x का पहले होल स्क्वायर कर लोगे तो tan x प्लस cot x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x cot x, जिसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। नाउ ये tan x को आप लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और इस cot स्क्वायर x को आप लिखोगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 और यहां पर प्लस 2 तो था, -1 प्लस -1 और ये +2 कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली आपके इस इंटीग्रैंड का जो आंसर बचेगा वो बचेगा sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x। अब ये फंक्शन आपको इंटीग्रेट करना है। यहां पर dx लिख लीजिए और आपकी लिमिट्स क्या थी? यहां पर π/3 और इधर को π/4। फाइन। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x। आप ऐसे करके एक बॉक्स ब्रैकेट दोगे, ऊपर लिख देना π/4 और नीचे π/3, फिर माइनस की साइन एंड देन कोसेक स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होगी हम यहां पर cot x लिखेंगे। फिर से ऐसा एक बॉक्स ब्रैकेट होगा, यहां पर π/4 और यहां पर π/3। अब देखना, इसमें अपने कभी प्लस सी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं प्लस सी? उसके पीछे का रीजन समझिए।
प्लस सी आप तब लिखते थे जब आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि आपकी एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम वेयर टिल वेयर कैलकुलेट हो रही है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा करते थे, यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है। आप इसको आराम से लिख सकते हो कि भैया दिस इज जस्ट टिल हियर, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। व्हाट काइंड ऑफ इंटीग्रल? दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, आप इसको आई कह सकते हैं। अब आपको करना क्या है, चलो सीखो। आपको tan x में पहले अपर वैल्यू पुट करनी है, मतलब tan x में मैं पहले π/4 पुट करूंगा, अपना आंसर लिखूंगा, निगेटिव का साइन दूंगा, फिर मैं tan π/3 पुट करूंगा। tan π/3 मतलब होता है tan 60 में पुट करूंगा, tan 60 का आंसर होता है √3। फाइन, बहुत अच्छा। अब आप देखो यहां पर एक निगेटिव की साइन है और cot x π/4 और यहां पर लिखा हुआ है π/3, तो पहले आप cot x के जगह पर π/4 पुट करोगे, cot π/4 का आंसर 1 हो जाएगा, और फिर cot 60 पुट करोगे जिसका आंसर नेगेटिव का साइन दे देंगे, cot 60 का आंसर 1/√3 होता है। क्लियर है यहां तक? इस तरीके से ये 1 और ये -1 कैंसल आउट हो जाता है। दिस इज -√3 माइनस 1/√3 इज इक्वल्स टू 1/√3 माइनस √3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बट जनरली आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी जो लोअर लिमिट है वो 60 है और जो अपर लिमिट है वो 45 है, लेकिन ये एक बोर्ड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए अपने यहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। बट जनरली जो आप क्वेश्चन देखोगे, आपकी लोअर लिमिट हमेशा आपके अपर लिमिट से छोटी पाई जाती है। बाय द वे, आप देखो इस पूरे के पूरे वर्किंग में आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, बस आप जो एंड में जाके +c लिखा करते थे उसके जगह आप अपने आंसर्स पे एक एब्सोल्यूट वैल्यूज डाल रहे हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ठीक ठीक मेंशन कर दे रहे हो। एक बार अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस का साइन देंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों के दोनों केसेस में। ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये है आपके पास 3x² dx इज इक्वल्स टू 8, फाइंड a। पहला बात, आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन जो करते थे वो कर लो। 3x² का इंटीग्रेशन होगा, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, और ये हो गया कैंसिलेशन। अब इसमें जो भी वैल्यूज है उनको a और 0 दूंगा मैं, क्योंकि देखिए लिमिट a और 0 था, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 8। यहां पर है x³, अब x³ में पहले मैं a का वैल्यू पुट करूंगा, फिर x³ में मैं 0 का वैल्यू पुट करूंगा, और इसका आंसर ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में 8 गिवन था। a³ का आंसर आ जाएगा 8 और a की वैल्यू हो जाएगी 2। दैट्स इट, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, फाइंड a करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिचुएशन में। यह आपका क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx बाई x² प्लस 4x प्लस 3, पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, देख के आप समझ गए होंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस के टेक्निक्स अपने डिस्कस कर चुके हैं, वापस उसको रिपीट करेंगे, लेकिन एंडिंग में जाकर जो अपने +c दिया करते थे वहां पर वैल्यू पुट करना, दैट्स इट, इट हैज नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग यूनिक। ओके, चलो सुनो हो क्या रहा है यहां पर। मैं पहला बात तो मैं 5 को बाहर ले लूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अब x² आपके पास बच जाएगा इस 5 को बाहर लेने के बाद, x² बचेगा, 4x प्लस 3 आप यहां पे ऐड कर देना वॉलेंटरीली, और फिर यहां पर -4x प्लस 3 कर देना, जस्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या था, विच वॉज x² प्लस 4x प्लस 3। देखिए आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस की रिवीजन हो जा रही है, नथिंग एल्स, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सीखने को नहीं मिलने वाला। वेट फॉर द लास्ट स्टेप, दैट इज व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर। दिस इज x² प्लस 4x प्लस 3, और यहां पर भी x² प्लस 4x प्लस 3, x² प्लस 4x प्लस 3 के नीचे चला जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 dx, ऑब्वियस बात है कैंसिलेशन हो जाएगा। यहां पर आपके पास है -4x, माइनस मैंने यहां पर दे चुका है, तो -4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 dx। एज यू कैन सी यहां पर x² प्लस 4x प्लस 3 आपके डिनोमिनेटर में है। क्लास 7-8 का बच्चा भी इस चीज को स्पॉट कर लेगा कि x² प्लस 4x प्लस 3 का मिड टर्म फैक्टराइजेशन हो सकता है, और मिड टर्म फैक्टराइजेशन होते ही ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, है ना। तो x² प्लस 4x प्लस 3 था, इसका हमने मिड टर्म फैक्टराइजेशन किया और यहां पर ऐसे लिख दिया। अब जैसा कि आप जानते हो, पार्शियल फ्रैक्शंस में असली हेडेक इंटीग्रेशन नहीं होता है, पार्शियल फ्रैक्शंस में असली हेडेक होता है इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करना, दो अलग अलग फ्रैक्शंस लेना, और उसके बाद वहां पर आप लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एज वी ऑल नो। पहले अपने इस
इस खूंखार फ्रैक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। इनको स्प्लिट करके मुझे दो फ्रैक्शंस चाहिए, देखते हैं क्या होता है आगे। 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 would be written as a by x plus 1 plus b by x plus 3. I hope that you know the drill, correct? This is a basic partial fraction thing. अब देखिए यहां पर x plus 1 और x plus 3 आपके एलसीएम में चला गया, x plus 1 गेटिंग कैंसल्ड, a के साथ x plus 3 मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर x plus 3 इज गेटिंग कैंसल्ड, b के साथ x plus 1 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। अब अपने को क्या करना है, अपने को x के कोएफिशिएंट्स पता करने हैं और कांस्टेंट्स पता करना है, दैट्स इट, करेक्ट। यहां पर क्या था, यहां पर था 4x plus 3 एंड x plus 1 x plus 3। आपको तो पता ही है ऐसे कैंसिलेशंस हो जाते हैं। तो आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास है 4x plus 3, और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको सोच के बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट यहां पर a है और यहां पर x का कोएफिशिएंट b हो जाएगा। Once you break this bracket, multiply them all, what are you going to get? a को x के साथ, a को 3 के साथ, b को x के साथ, b को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो। a into x and b into x, x taken common becomes a plus b, correct? And then you have the constants 3a plus b, आपको मिलेगा 3a plus b. Now we are just going to compare the coefficients at the RHS and the coefficient at the LHS. You will find that x का कोएफिशिएंट यहां पे a plus b और यहां पर 4 है, a plus b का आंसर हो गया 4, और कांस्टेंट यहां पर 3 है, वहां पे 3a plus b है। चलिए इनका अपने साइमल्टेनियस कर लेते हैं एकदम फटाफट। a plus b की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, और 3a plus b की जो वैल्यू आई है आपके पास वो 3 आई है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो -2a का वैल्यू 1 है और a की वैल्यू -12 है, ठीक है। ऊपर वाला इक्वेशन थोड़ा सा इजी लग रहा है, आप अगर a की वैल्यू -12 ऊपर पुट कर दो तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 9/2, क्योंकि आप देखो यहां पर आप -12 प्लस b का आंसर 4 आया था, तो b का आंसर आपको मिल जाएगा 9/2। अब ये सब जो भी मैं किया होंगे तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस में सीखे हो। दीज आर नॉट दी स्टफ दैट यू लर्न इन definite integration. These things are very outdated, अपने सीख चुके हैं ये सब। ओके, मैं जितने भी ये सेटअप था मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ेंगे। ये 4x प्लस 3 dx था, इसको अपने लिखे थे a बाई x प्लस 1 इफ यू रिमेंबर, और फिर लिखे थे b बाई x प्लस 3। a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके थे -12, और b की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था 9/2, करेक्ट। और यहां पर क्या है, dx है। एक बार आप देख लीजिए, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोच के बताओ कि ये दोनों फॉर्मूलास किस चीज का है। -12 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, और ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स में भी स्प्लिट किया जा सकता है। जैसे व्हाट डू आई मीन, चलो देखते हैं। यहां पर तो 5 था, इनकी आंसर कुछ नहीं थी, बस 1 dx बची थी। 1 मतलब होता है x, तो यहां पे आप x लिखोगे, ऊपर 2 नीचे 1, आगे बढ़ जाओ। प्लस सी तो देना ही नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो 5 है ना, वो दोनों ही इंटीग्रल्स के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 होल के साथ मल्टीप्लाइड था। तो एक 5 जो आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन में लिखे हो, वो 5 आपको यहां पर भी लिख देना चाहिए कुछ ऐसे। तो इस तरीके से 5 यहां पर भी लिखा जाएगा और यहां पर भी लिखा जाएगा। अच्छा, दिस इज -5। चलो सीखो, -1/2 पहले इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1 ऐसा कुछ होगा। यहां पर आपकी लिमिट 2 और 1 है, लिमिट्स 2 और 1 है। यहां पे आप प्लस का साइन दोगे, इस बार 9/2 बाहर चला आएगा, और इस बार आपको मिलेगा dx बाई x प्लस 3। आई होप कि आप इस चीज को ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुके थे। -12 को आप वैसे का वैसा छोड़ दो, अगर आप इधर अप्लाई करोगे log mod x प्लस 1 आएगा। क्या आएगा, log mod x प्लस 1।
और जब ऐसा हो रहा होगा तो आप ऐसे करके एक बॉक्स ब्रैकेट देना और इंटरवल्स को मेंशन कर देना। याद रखना आपके इंटरवल्स 2 एंड 1 है, अपर 2 थी और लोअर 1 थी। इन दी सेम वे इन्हें भी आप हटा सकते हो। यहां पे आप पुट करोगे log mod x प्लस 3 और इसको एक बॉक्स ब्रैकेट में देके इसकी इंटरवल्स मेंशन कर देंगे। इसकी इंटरवल थी 2 और 1। अब चलिए देखते हैं कि आपको क्या मिला। यहां पे x के जगह पर आपने 2 पुट किया, फिर आपने x के जगह पर 1 पुट किया और दोनों वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस 5। करेक्ट, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पुट करेंगे आप माइनस हाफ। अच्छे से सीखना, बहुत काम का चीज है। log x के जगह एक बार 2 पुट करो, फिर एक बार 1 पुट कर लेना और सब्ट्रैक्शन बीच में क्या रहेगी, सब्ट्रैक्शन। log मैंने x के जगह पर 2 पुट किया तो log 3 आ गया। माइनस का साइन देना है और फिर लिख देना है log, फिर इस बार मैंने 1 पुट करना और 1 पुट करने से आंसर 2 आ जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अच्छा यहां पर प्लस 9/2। चलिए वापस से log x के जगह पर 2 पुट कर देते हैं, 5 आएगा, माइनस का साइन देंगे, फिर x के जगह पर 1 पुट कर देते हैं और इधर आ जाएगा log 4। हो गया। अच्छा 5 इंटू 2 माइनस 1 करने पे सिर्फ 5 बचेगा, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा अगर मैं इस ब्रैकेट को ब्रेक करने का कोशिश करूं तो देखो क्या मिलता है मुझे। यहां पर तो 5 मिल गया था, दिस इज 5 माइनस 5 इंटू माइनस हाफ जब आप करोगे तो आपका आंसर प्लस 5/2 आने लगेगा। log 3 माइनस log 2, इतना तो आप पढ़े लिखे हो, ये log का ऑपरेशन तो आप जानते होगे। log 3 माइनस log 2 का आंसर log 3/2 होना चाहिए। करेक्ट, आप यहां पे लिख दो 5/2, उसके बाद log 3/2। ओके, ये -5 अब 9/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आ जाएगा -45/2। करेक्ट, आई थिंक दैट आई एम फाइन टिल हियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। You have log 5 minus log 4, which would be better written as log 5/4, and that's it. प्लस सी लिखने का आदत है, लेकिन प्लस सी अपने को लिखना नहीं है फॉर द रीजंस अंडरस्टैंडेबल। बहुत इजी था यहां तक तो क्वेश्चन। अब देखो यहां तक अपनी इंटीग्रेशन खत्म हो गई थी, है ना, यहां तक आपकी आपकी इंटीग्रेशन खत्म हो गई थी और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद सिर्फ अपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किए। एक बार अपने को 2 पुट करना है और एक बार अपने को 1 पुट करना है और दोनों सिचुएशंस को अपने को माइनस कर देना है। देखो हमेशा से अपने यही करते हुए आए हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ 2x cos 2x dx। अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है 0। बाबू अपर लिमिट है x का, ओके, x का अपर लिमिट है π/4 और x का लोअर लिमिट है 0। मैं क्यों इसको एम्फसाइज कर रहा हूं कि x का अपर लिमिट है और x का लोअर लिमिट है, आप समझ जाओगे 2 मिनट में। आपने सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन का बुद्धि लगा लेना है यहां पर, और आप देखो अगर आप यहां पर sin 2x को t मान लोगे तो इसकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के तहत आपको इस सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा cos 2x इंटू 2dx इज इक्वल्स टू dt। और अगर आप ठीक से सोचो तो ये 2 अपना साइड चेंज करके यहां पर चला जाएगा और इस तरीके से आपको ये cos 2x dx का आंसर मिल जाएगा dt/2। ये चिंता का बात नहीं है और ना ही ये कुछ नया है, ये अपने बहुत पहले सीख चुके हैं। इंटरेस्टिंग ये है यहां पर कि आपके जो लिमिट्स है π/4 और 0 वो तो x के लिमिट्स थे और आप यहां पे अचानक से डील करना चालू कर दिए हो t के टर्म्स में। तो जो t की लिमिट्स है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू थी sin 2x। इस sin 2x के सेटअप में आपको अपने x का अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके टेस्ट करना पड़ेगा कि t में क्या इंपैक्ट्स आएंगे। जैसे x की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/4 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इसके x के जगह पर 0 पुट करने का कोशिश करूंगा। जैसे 2 इंटू 0 पुट कर दिया तो 2 इंटू 0 का आंसर हो जाता है 0, साइन 0 का आंसर होगा 0। ओके, साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं यहां पर x के जगह पर π/4 पुट करूंगा तो देखिए क्या होता है। x की जगह अगर मैं π/4 पुट करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा π/2। साइन π/2 का आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। मैंने क्या किया, जो लिमिट्स हमारे x के लिए बनी हुई थी
वो टी में इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप अगर अपने सम्स को मॉडिफाई कर रहे हो फ्रॉम एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, यू मस्ट रिमेंबर कि उसकी लिमिट्स में भी मॉडिफिकेशंस आएंगी। टी के कन्वर्जन्स में मुझे लिमिट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। टी के टर्म्स में अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो आप देखिए जो टी की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और जो टी की मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। अब जब क्वेश्चन मॉडिफाई होगा टी के टर्म्स में, तो पहला बात तो ये dt/2 लिखना पड़ेगा, जो कि आप दिख रहा है cos 2x dx के जगह पर, ये है cos 2x dx, इसके जगह मैंने dt/2 लिख दिया। साइन क्यूब ऑफ 2x, साइन 2x का आंसर t था, तो साइन क्यूब ऑफ 2x का आंसर हो जाएगा t क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर हाफ बाहर रह गया, t⁴/4 आपका आंसर है, सम्स खत्म। लेकिन आप ये समझो कि इन सिनेरियोज में आपकी जो लिमिट्स थी वो π/4 और 0 थी, यहां पर वो 1 और 0 लिखी जाएगी, ना कि π/4 और 0। वो π/4 इज अ रेडियन मेजरमेंट, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ काम आते हैं, इसीलिए x का जो था लिमिट वो π/4 और 0 था। यहां पे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करो, यहां पे रेडियन पुट करके करोगे क्या? आपको तो t के टर्म्स में अपना लिमिट्स चाहिए, जो कि आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू पुट करके आपको लिमिट्स मिल जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 1 से लेके 0 तक की डेटा है ये। यहां पे आप पुट कर देंगे 1, यहां पर 0, दिस इज हाफ t⁴/4 था। t के जगह पर आप पहले 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस t के जगह पर अब 0 पुट करने की बारी आ गई, ये आ जाएगा 0/4 इज इक्वल्स टू 1/8, सम्स खत्म। बस इतना ही था। बट ये सम्स आपको क्या सिखाया? ये सम्स आपको सिखाया कि कभी भी अगर तुम सब्स्टिट्यूशन करके अपना वेरिएबल चेंज कर रहा है तो अपने लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा उस बदले हुए वेरिएबल के हिसाब से। प्लीज ख्याल रखें ये सब चीज का। डेफिनेट इंटीग्रल्स में यही सब कुछ कुछ तो चीजें हैं कि यहां पर बच्चे मिस कर जाते हैं, गलती हो जाती है, सम्स आते आते भी गलत हो जाता है। ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है। आगे देखो, यह आपका क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5x/4x² होल स्क्वायर, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं अपने कि ये 4 + x² को अपने t मान लेंगे, है ना। आपका आंसर आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और उस मुताबिक अगर देखा जाए तो x dx का आंसर आ जाएगा dt/2, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट थी 1 और 0। 5 एक कांस्टेंट होने के नाते आउट ऑफ इंटीग्रेशन चला गया। अब यहां पर बचता है x dx का आंसर है dt/2, x dx का आंसर है dt/2। बहुत अच्छा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ? 4x² का होल स्क्वायर, 4x² का आंसर था t, तो मैं यहां पर लिखूंगा t का होल स्क्वायर, आई मीन t²। ओके, शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, इजी है ना। चलो ठीक है, यहां पर फिर से अपने को लिमिट्स मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट्स दी हुई थी 1 से लेकर 0 तक, ये x की लिमिट्स थी। अब आपको इसको t के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। t की मैक्स वैल्यू क्या होगी और t की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, चलो पता करते हैं। t के एक्सप्रेशन में पहले 0 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे। अगर मैं वहां पे 0 पुट करूंगा तो 4 + 0² का आंसर 4 आएगा, और अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 4 + 1² का आंसर 5 आ जाएगा। इन शॉर्ट, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 5, और यहां पर क्या लिखूंगा मैं? 4। ओके, ये है मेरा लिमिट्स, अपर रेंज, लोअर रेंज। दिस इज 5/2। यहां पर dt/t² लिखा हुआ है। अगर आप इंटीग्रेशन का बेसिक्स भी जानते हो तो 1/t² को ऐसे लिखना प्रेफर्ड रहता है, ताकि आप इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का आंसर पता कर सको, विच इज x⁴n+1/n+1। बेसिक चीजें ये तो t के पास जो पावर था -2 dt, पहले मैं उस पावर को 1 से इंक्रीज करूंगा, तो -2 को मैंने 1 से इंक्रीज किया तो आंसर -1 आ गया। और जो पावर ऊपर लिखी हुई होती है वही वाली पावर नीचे मेंशन करनी होती है। पर इस तरीके से आपके जो लिमिट्स है वो यहां पर मेंशन किए जाएंगे। अब 5 और 4, इंटीग्रेशन वैसे का वैसे ही रह गया भाई। ऐसा थोड़ी ना कि इंटीग्रेशन में नए पंख उग गए हैं। आप लोगों ने इंटीग्रेशन का पीक एक्सपीरियंस कर चुका है भाई। द प्राइम टाइम ऑफ इंटीग्रेशन इज गॉन। अब आप लोग उसके ऊपर जस्ट द टॉपिंग्स ऑन द केक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नथिंग एक्स्ट्रा। ओके, जस्ट अनदर स्टेप, जस्ट एन एक्स्ट्रा स्टेप एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स इट। टेक्निक्स नहीं बदल रहा है। एज यू कैन सी, यहां पर आपको t के जगह पर पहले 5 पुट कर देना है, फिर आपको t के जगह पर 4 पुट कर देना है, दोनों के आंसर्स को माइनस कर देना
है ना। तो ये 5/2 तो बाहर था, उसको छोड़ दो। चलिए मैं t के जगह पर 5 पुट कर दूं, 5 टू द पावर -1 बाई -1, नेगेटिव की साइन, फिर मैं 4 पुट करूंगा, 4 टू द पावर -1 बाई -1। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। अब देखिए कैसा दिखेगा, दिस इज 5/2, 5 टू द पावर -1 बाई 1 का बाई -1 का आंसर -1/5 आएगा, और इधर अगर आप देखोगे तो +1/4 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 5/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम में आने वाला है 20, और यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, और इस तरीके से इसकी आंसर भी 1/8 आ रही है ना। तो ये बेसिक फ्रैक्शंस है भाई 5-6 का, ठीक है। बस साइन मिस्टेक मत करना, अगर साइन मिस्टेक कर दिए पूरा का पूरा मेहनत खराब हो जाना है आपका। ओके, शुडंट बी अ प्रॉब्लम, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं अपने, चलो। दिस इज द क्वेश्चन which would be solved by using certain properties of definite integrals। डेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले अपने सीखेंगे, उनके बाद अपने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। भाई क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रॉपर्टीज सीख जाओ तो। प्रॉपर्टीज क्या है देखो, ओके, प्रॉपर्टीज क्या है देखो, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx का जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाता है अगर आप अपर को लोअर और लोअर को अपर बोलने लगे तो। दैट मीन्स, हाँ, यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अपने लिमिट्स को चेंज करना चाहते हो बाबू, कर लो, किसने रोका है। बस एक बात याद रखना कि लिमिट्स इंटरचेंज करने के वजह से जो हमारी इंटीग्रल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज वेरी बेसिक। ये उतना इस्तेमाल भी नहीं होगा, अगर मुझे इसको रेट करना पड़े तो मैं इसको 6/10 रेट करूंगा। आइए दूसरे वाले में, इसमें कहा गया है दैट इफ योर लिमिट्स आर a एंड b एंड इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अपना मनचाहा लिमिट्स इनटू द क्वेश्चन, लेट दैट मनचाहा लिमिट्स बी c, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बट सिंस आप c को यहां पर लोअर लिमिट में पुट किए हो, डोंट फॉरगेट टू रीअपियर c इन द अपर पोजीशन, और उसके बाद आप इस a और b को मेंटेन कर ले रहे हो। देखो, a at the upper position, b at the lower position, nothing changes. A at the upper position, b at the lower position, a at the upper position, b at the lower position, nothing changes. But if you want to introduce another limit into the question such as c, don't forget to neutralize it, don't forget to counterbalance it in the next integrand. अगले ही इंटीग्रेंड में उसको कैंसल आउट करना मत भूलना। ये बड़ा काम का चीज है। आई वोंट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर मुझे इसको रेट करना पड़े, आई वुड रेट 5/10। इतना ही है भाई। आओ आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज समथिंग आई वुड रेट दिस एज 9/10। इतना इंपॉर्टेंट है भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरे के पूरे चैप्टर का सेकेंड मोस्ट फेमस प्रॉपर्टी है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को सीख ले और एक प्रॉपर्टी इसके साथ अगर आप सीख ले, दोनों को कंबाइन कर दे, तो आप डेफिनिट इंटीग्रल्स के जितने भी क्वेश्चन है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऐसे सॉल्व कर लोगे। ओके, ये देखिए, ये आपके पास सवाल है। इसमें क्या है कि आप अपने डोमेन ऑफ द फंक्शन को, जो आपकी इनपुट है जो कि x, उसको सम ऑफ द लिमिट्स माइनस डोमेन के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब कि ये a प्लस बी माइनस एक्स करके पुट हो सकता है। दिख रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स। यहां पे a मतलब होता है अपर लिमिट, b मतलब होता है लोअर लिमिट, माइनस x। तो a प्लस बी माइनस वॉट एवर द डोमेन इज, ऐसे करके एक्सप्रेस हो सकता है। आप इस चीज को याद रखना, अपर प्लस लोअर माइनस योर डोमेन आ जाएगा डोमेन के जगह पर। डोमेन क्या थी आपकी, x थी, x के जगह पर अपने क्या लिखेंगे, अपर प्लस लोअर माइनस x। डोमेन अगर t है तो क्या लिखेंगे, अपर प्लस लोअर माइनस t।
अपर प्लस लोअर माइनस इनपुट, व्हाट इज द इनपुट x, जो कि आप अपने डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 को मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। आगे आ जाओ, अपने सीखते हैं नंबर 5। ठीक है, इस नंबर 5 को मैं रेट दूंगा 4 आउट ऑफ 10। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या पता किसी यूनिक सम्स में काम आ जाए। देखो है क्या, इसमें कहा गया है आपसे कि अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है, याद रखना, इट इज अ बिग इफ। अगर आपकी अपर लिमिट 2a मानी गई है और आपकी लोअर लिमिट 0 है, अगर आपकी लोअर लिमिट 0 नहीं है, भैया आप इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का क्राइटेरिया ही यही है कि आपकी लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आप अपने लिमिट को हाफ करके यूज कर सकते हो, मतलब जहां पे ट्वाइस ऑफ ए आपका अपर लिमिट था, वहां पे आप जस्ट ए लिख सकते हो अपने अपर लिमिट में, लेकिन इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस आपको ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। क्या है ये एक्सप्रेशन, व्हाट इज इट? अब ये एक्सप्रेशन कहां से आया, ये एक्सप्रेशन यहां से आया। आप देखना, इसी के जस्टिफिकेशन से आपको ये काउंटर बैलेंस समझ में आएगा। आप समझो, 2a है अपर लिमिट, a है लोअर लिमिट, यहां पे है fx dx। अगर उसके ऊपर मैं ये तिगड़म लगाऊं, मतलब अगर मैं 0.3 को 0.5 के साथ अटैच करने का कोशिश करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए आपके पास क्या है, ये इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है 2a, है ना, लोअर लिमिट है 0 और यहां पर है fx। मैंने क्या कहा था, आप अपर प्लस लोअर माइनस x कर सकते हो। मेरे पास अपर क्या है 2a, लोअर क्या है 0, माइनस डोमेन, भैया डोमेन कितना था हमारे पास, डोमेन था x। ऐसा कर सकता हूं मैं, तो जहां पे मैं fx लिखा करता था, वहां पे मैं ये लिख सकता हूं f2a माइनस x। यस, ये देखो f2a माइनस x। इसीलिए मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 दिया था, ताकि ये आगे जाके नए प्रिंसिपल्स को जन्म देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कभी भी अपने अपर लिमिट को हाफ करके इस्तेमाल करना है, तो क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 कि भैया हाफ कर ले 2a की जगह पर a का इस्तेमाल कर ले, नो चेंजेस। वहां पर भी fx था, यहां पर भी fx रह जाएगा, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। क्या है उसमें, अपर प्लस लोअर माइनस डोमेन। ओके, तो अपर क्या था 2a, लोअर क्या था 0, माइनस डोमेन मतलब x, अपर प्लस लोअर माइनस x, 2a प्लस 0 माइनस x। ये लिखूंगा मैं अपने x के जगह पर। तो आप देख सकते हो, जहां पर आपकी x हुआ करती थी, वहां पर ये अपर प्लस लोअर माइनस x इस्तेमाल होगा। ओके, अच्छा, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए आप ये जो फंक्शन इस्तेमाल करोगे, इसमें अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, मतलब ये है अपर वैल्यू, ये है लोअर वैल्यू और माइनस एक्स, फिर आपको ये मिलेगा ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट डू दिस, यू आर नॉट परमिटेड टू मेस अप विथ योर लिमिट्स। ये 2a को अगर आप a के तौर पे यूज करना चाहते हो, तो प्लीज रिमेंबर कि आपको यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करना पड़ेगा, तभी आपको परमिशन मिलता है अपने अपर लिमिट को हाफ करके यूज करने का। नॉट वेरी यूजलेस, बट यस, इट इज नॉट फंडामेंटल, इट इज नॉट वेरी, इट इज नॉट यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशन। उतना इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों तुमको एक लिमिट को हाफ करना है, बात ये है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता, अगर कोई फंक्शंस में आ जाए तो बिल्कुल वहां पे डोमेन्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती है, बट आमतौर पे जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं या फिर कोई भी अलजेब्रिक क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आप अपने अपर लिमिट को हाफ क्यों करोगे। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये आपके अपर लिमिट को हाफ करने के काम आता है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 के इस्तेमाल से बना है। अब आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर आप प्रिंसिपल नंबर 6 में, अगर आप प्रिंसिपल नंबर 5 समझ गए होंगे, आइए मैं आपको प्रिंसिपल नंबर 6 समझाता हूं अच्छे से। प्रिंसिपल नंबर 6 क्या बोलता है? प्रिंसिपल नंबर 6 बोलता है, फिर से, अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस, यहां पर जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 दिखाई दिया था, ये यूनिवर्सल है, आप ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 इज ready to use in each and every question of your book.
कामयाब है या नहीं नहीं पता, लेकिन एप्लीकेबल बिल्कुल है, इसकी एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बट आपके राइट हैंड साइड पे जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सर्टेन सिचुएशंस में ही इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है तो चलिए पहली बात तो इसकी लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए और अपर लिमिट इज 2a। इसका आंसर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 लिख सकते हो आफ्टर टेस्टिंग इफ f of 2a minus x is negative of fx। अगर ऐसा कभी आया कि f of 2a minus x is negative of fx तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। अगर कभी ऐसा आया कि f of 2a minus x is equals to negative of fx तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। क्यों, मैं समझाता हूं, बस 2 मिनट का टाइम दो। अच्छा, अगर इसका आंसर f2a माइनस एक्स का आंसर नेगेटिव ऑफ fx नहीं आया, जस्ट fx आ गया, तो क्या होगा, तो इसकी जो लिमिट्स है वो हाफ हो जाएगी। जो यहां पर 2a हुआ करता था अब वो सिर्फ a करके लिखा जाएगा। लोअर लिमिट पहले भी 0 था, अभी भी 0 रहेगा। फंक्शन पहले भी fx थी, अभी भी fx हो जाएगी। तो ये इसे अपने कहते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी। कंडीशनल क्यों? क्योंकि आप इसमें इंटीग्रेशन करने के पहले अपने फंक्शन को टेस्ट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैसा टेस्ट, मान लेते हैं कि हमने ऐसा लिखा यहां पर दैट हमने यहां पर ऐसा लिखा कि आई वांट इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे पाई से लेके 0 cos x dx। वेरी इजी। अच्छा, तो इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखूंगा मैं, जैसा कि क्वेश्चन में देखो 2a करके दिया करता था ना। देखो अपर लिमिट में क्या हुआ, 2a मतलब 2a के मॉडल में था। अगर मैं उसको वैसे अरेंज करूं तो मैं इसको 2 इंटू पाई बाई 2 कर सकता हूं, ताकि वो पाई रह जाए, बस वो मल्टीपल एकदम फॉर्मेट में रहे। मुझे क्या टेस्ट करना है, ये हमारा cos x, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्या है हमारा, cos x। मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है cos 2 आई मीन f2 इंटू a माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। मतलब f2 इंटू a मने पाई बाई 2 माइनस x। करेक्ट। आपकी फंक्शन क्या थी, आपकी फंक्शन थी cos, तो cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 कैंसिल हो गया, cos पाई माइनस एक्स का आंसर क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो ये वो कंडीशन है जिसका हम बात कर रहे थे कि जो f2a माइनस एक्स का आंसर आया वो आया माइनस cos x। करेक्ट। ये cos x को तो आपने fx कहा था, तो क्या ये माइनस ऑफ fx नहीं आ गया? अगर ऐसा पकड़ चुके हो तुम तो ये लो, इंटीग्रेशन खत्म, 0 हम भैया समझी नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व किए बिना मेरे इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। एक स्टेप नहीं करना है मुझे इंटीग्रेशन का। क्या चेक करना है भैया, बस ये चेक करना है कि f2a माइनस एक्स का आंसर क्या आ रहा है। क्या f2a माइनस एक्स का आंसर निगेटिव ऑफ fx आ रहा है कि पॉजिटिव ऑफ fx आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सेम क्वेश्चन को कर रहा होता, लेकिन हम यहां पर साइन लिखा होता, साइन एक्स dx, ठीक है, कुछ नहीं बदलता भाई। ये देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां पर लिख दूंगा मैं साइन एक्स, ठीक है। चलो वापस से एक बार सम्स को प्रोसीड करते हैं, आपको एकदम समझा के रहेंगे ये प्रॉपर्टी। fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर आ जाएगा साइन 2a माइनस एक्स। जस्टिफाइड है भाई। अच्छा, 2a के जगह पर आपको लिखना है पाई माइनस एक्स, मतलब यहां पे 2a के जगह पे आपने लिख दिया पाई माइनस एक्स, जिसका आंसर होता है साइन एक्स। ये क्या हो गया भैया, अगर आप f2a माइनस एक्स का आंसर देखोगे, यहां पे अगर आप f2a माइनस एक्स का आंसर देखोगे तो वो घूम फिर के fx जैसा ही तो है। अगर आप 2a माइनस एक्स का आंसर देखोगे तो घूम फिर के तो वो fx जैसा ही तो है। fx का आंसर sin x है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कि यहां पर f2a माइनस एक्स का आंसर fx से मैच कर जा रहा है। तो जो f2a माइनस एक्स का आंसर sin x आया था ना, यहां पे sin x क्या था, fx था, तो ये fx से मैच कर जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे 2 रखेंगे, यहां पे पाई बाई 2 0। मैंने क्या किया समझ में आया, ये जो 2a हुआ करता था ना, मैं अब अपने लिमिट को हाफ करके इस्तेमाल कर रहा हूं। जो यहां पे 2a हुआ करता था, यहां पे सिर्फ हाफ ऑफ द लिमिट यूज हो रहा है, sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ
cos x, ये 2 बाहर था, यहां पे मैं ऐसे करके बॉक्स दूंगा, मेरी अपर लिमिट क्या है π/2 है, मेरी लोअर लिमिट क्या है 0 है, इसका आंसर हो गया -2 cos π/2। cos π/2 के जगह पर अगर cos π/2 के जगह पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो उसका आंसर आ जाएगा 0, फिर cos 0 का आंसर हो जाता है 1, करेक्ट, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2। ओके, अब देखो मैंने एग्जैक्टली यही चीज आपको यहां पर समझाया था कि अगर आप 2a माइनस एक्स किया और आपका आंसर घूम फिर के वही फंक्शन fx आ गया, डॉट एकदम सेम टू सेम, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, जस्ट पूरा fx आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो लिमिट है उसको तो पहली बात हाफ करना पड़ेगा, जो लोअर लिमिट है वो 0 की 0 रह जाएगी, और fx एज यूजुअल अपने यूज करेंगे, और ये 2a बिकम्स a, 0 रिमेन्स 0, और ये 2 मेरे इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाएगा। एग्जैक्टली देखिए मैंने ऐसा ही किया यहां पर, ये 2 इंटू π/2 था, 2 को यहां पर प्लेस किया, π/2 से लेके 0, sin x का अपने इंटीग्रेशन किए, इस 2 को भी मैंने एक्नॉलेज किया, और ये आ गया हमारा आंसर। ओके, अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा। इसके अलावा मैं आपको और एक कंसेप्ट सिखाता हूं, विच इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। चलो समझते हैं कि होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं sec x ले लूं, अगर मैं इस sec x के जगह पर sec माइनस x लिखूं तो भी क्या बदल जाएगा? क्या sec x का आंसर और sec माइनस x का आंसर सेम नहीं होता है? होता है ना? लेकिन क्या ये बात ट्रू होगा cosec x के लिए? I mean, क्या आप ये लिख सकते हो कि cosec x का जो आंसर है और जो माइनस x का जो आंसर है वो सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने डोमेन को चेंज करने से आपका फंक्शन चेंज हो जाए तो उसको अपने कहते हैं ऑड फंक्शन, और अगर आपके डोमेन चेंज करने से आपका फंक्शन चेंज नहीं तो आप उसे कहेंगे इवन फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हमारा आयटा हुआ करता था क्लास 11 में, इफ यू रिमेंबर आयटा, अगर मेरा मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, या ले लो तुम आयटा का एग्जाम्पल ले लो, दिस इज 7i का होल स्क्वायर, करेक्ट, और यहां पे मैं fi कर रहा हूं, fi इज इक्वल टू 7i का होल स्क्वायर, i मतलब आपका डोमेन आयटा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। अगर मैं यहां पर माइनस i कर दूं तो क्या बदल जाएगा भाई? यहां पर 7 माइनस i का स्क्वायर, करेक्ट, तो ये हो गया 7 स्क्वायर, माइनस i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 7i का होल स्क्वायर। तो पहले भी वो 7i का होल स्क्वायर था, अभी भी वो 7i का होल स्क्वायर है, तो आपके इस i को माइनस i कर लेने से क्या ही एक्स्ट्रा तुम हासिल कर लिए। ऐसे फंक्शंस को अपने कहते हैं इवन फंक्शंस, कि भैया तुमको अपना डोमेन का साइन चेंज करना है कर लो, मेरा रेंज जो पहले आता था वही अभी भी आएगा, जो आउटकम ऑफ द फंक्शन पहले था वही आउटकम ऑफ द फंक्शन अभी भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कॉस फंक्शन बता दूं कि कॉस फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर कॉस को तुम नेगेटिव एंगल देगा तो भी वो अपना आंसर सेम देता है, पॉजिटिव एंगल देगा तो भी अपना आंसर सेम देता है, तो इवन फंक्शन हो गया। लेकिन वहीं पे साइन हो गया, कोसेक हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, ये सारे ऑड फंक्शंस हैं, क्योंकि साइन 30 का जो वैल्यू है और जो साइन -30 का वैल्यू है वो सेम नहीं है, टैन 30 का वैल्यू और टैन -30 का वैल्यू सेम नहीं है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया ना। ऑड फंक्शन मतलब आप जब अपने डोमेन का साइन चेंज करोगे तो आपको अपने रेंज का भी साइन चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ऑन द अदर हैंड इवन फंक्शन मतलब होता है कि अगर आपको अपना डोमेन का पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़े, डजंट मेक अ डिफरेंस, एट द एंड ऑफ द डे उसका आंसर सेम आएगा। अब देखो मैं आपको क्यों अचानक से ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का एनालॉजी समझाने लग गया, चलो समझते हैं। हमारे प्रॉपर्टी का जो अंतिम प्रॉपर्टी है जिसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, जो कि आपके पूरे के पूरे डेफिनेट इंटीग्रल्स में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होता है, वो ये है, और उसका शर्त ये है कि जो इसकी अपर लिमिट होती है वही उसकी लोअर लिमिट होती है, बस इसकी अपर लिमिट पॉजिटिव होती है और लोअर लिमिट निगेटिव होती है, बस ये बात का ख्याल रखना। अगर ऐसा नहीं है तो इवन ऑड फंक्शन वाला ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इवन ऑड वाला फंक्शन, इवन ऑड वाला ट्रिक आप तभी यूज करोगे जब आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की नंबर सेम हो, लेकिन साइन ऑपोजिट हो, अपर लिमिट पॉजिटिव होना चाहिए, लोअर लिमिट निगेटिव होना चाहिए।
फाइन, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है एफ एक्स डी एक्स और इसमें ऑड फंक्शन अगर निकल गया बॉस, आप इसको डायरेक्टली जीरो बैठा दो, कोई नहीं रोक रहा आपको। अगर वो ऑड फंक्शन है आप डायरेक्टली जीरो बैठा दो, कोई नहीं रोक रहा आपको। और अगर वो ऑड फंक्शन नहीं है, अगर वो इवन फंक्शन है, तो आओ ध्यान दें, अगर वो इवन फंक्शन है तो आप इसको सिमिलर मॉडल पे लिखोगे। यहां पे लिखोगे 2 बाहर चला गया, a 0 एफ एक्स डी एक्स। एक बात बताइए, आप ना अभी यहां पर जो लिखे हैं और यहां पर जो लिखा हुआ था, एक बार उसको कंपेयर करिए। लीजिए मैं जूम कर दे रहा हूं आपके लिए। अब बताइए, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 इस्तेमाल हुआ था, यहां पर आपने क्या लिखा था? ट्वाइस। अच्छा, यहां पे दो केसेस था, एक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, और एक था एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इनका जो आउटकम था वो क्या था? इनका आउटकम क्या था? ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट में a, लोअर लिमिट में 0 एफ एक्स डी एक्स। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ट्वाइस अपर लिमिट में a, लोअर लिमिट में 0 एफ एक्स डी एक्स। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों ना हो? बच्चों को लग सकता है भैया देखो इसका भी आउटकम वही है, उसका भी आउटकम वही है, सेम सेम। नहीं है सेम सेम। ये वहां अप्लाई होता है जहां पे आपकी लोअर इंटरवल 0 हो, और ये वहां अप्लाई होता है जहां पर आपकी लोअर इंटरवल अपर इंटरवल के नेगेटिव वर्जन हो। आपकी कंसिक्वेंस तो सेम है, आपके आउटकम तो सेम है, आपका आंसर भी सेम हो सकता है, लेकिन जो क्राइटेरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है। यहां पे आपका लोअर लिमिट 0 होना चाहिए और वहां पे आपका लोअर लिमिट नेगेटिव ऑफ द अपर लिमिट होना चाहिए। मतलब अगर यहां पर प्लस ए है तो नेगेटिव ऑफ ए होना चाहिए। वैसे अगर आप आउटकम पे ध्यान दें, सिर्फ अपने आंसर पे ध्यान दें, कंसिक्वेंस पे ध्यान दें, तो हाँ बिल्कुल हाँ आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है। 2 मैच कर रहा है, अपर अपर ए, लोअर लोअर 0 0 एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके फाइन। अच्छा, ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का पहला क्वेश्चन। पाई से लेके 0 तक की आपके लिमिट्स है x sin x dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एट द डिनोमिनेटर। आपको मेरा सबसे पसंदीदा प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स पुट करना है आपको x के जगह पर। याद होगा आपको, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसको मैं हाईएस्ट रेटिंग देके रखा था 9 आउट ऑफ 10। ऑड वाला ऑब्वियसली दैट गेट्स इवन बेटर, 10 आउट ऑफ 10। बट फिलहाल के लिए लेट्स गो फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी। मुझे अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करना है, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। अब देखो, जब मैं अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करूंगा तो होगा क्या एग्जैक्टली? अपर की वैल्यू तो पाई है, लेकिन लोअर की वैल्यू कितनी है? 0। तो आप जब अपर प्लस लोअर बोल रहे हो ना, तो सिर्फ पाई बच रहा है, क्योंकि अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, अपर इज पाई, लोअर इज 0 माइनस एक्स, तो इट इज पाई माइनस एक्स अल्टीमेटली। आपको क्या करना है, जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है ना, वहां पे आपको अपर प्लस लोअर माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स करना है। तो यहां पे भी आ गया पाई माइनस एक्स, यहां पे भी आ गया पाई माइनस एक्स, यहां पे भी आ गया पाई माइनस एक्स, ऐसा। करेक्ट। देखिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। पहला बात तो दिस बिकम्स पाई माइनस एक्स। ये साइन पाई माइनस एक्स की जगह पर ना आप साइन एक्स लिख दो वापिस से। अलाइड एंगल्स अगर पढ़े हो क्लास 10 में, आई मीन क्लास 11 में, तो जानते होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इन द सेम वे यहां पे आप 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स लिख दिया आपने, उसके ऊपर एक होल स्क्वायर का साइन था, पुट कर दो। माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करने को जाओगे तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स ही मिलेगा, क्योंकि माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर में वो माइनस गायब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके ऊपर पाई माइनस एक्स साइन एक्स डीएक्स, लिमिट्स 0 से लेके पाई तक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस पाई को और आप इस माइनस एक्स को इस पूरे इंटीग्रेंड के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो और एक एक इंटीग्रेंड को दो अलग अलग इंटीग्रेंड्स में ब्रेक कर दो। क्या कह रहा हूं मैं, चलो सुनो। मैंने पाई लिया, पाई के साथ सबको मल्टीप्लाई किया, पाई साइन एक्स डीएक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद मैंने माइनस एक्स लिया, फिर उसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन एक्स डीएक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। हर जगह लिमिट्स कितनी है, वही 0 से लेके पाई। लिमिट्स में अभी तक छेड़छाड़ नहीं हुआ, आगे जाके होगा। अब सिंस आप आंसर किसका निकाल रहे थे, आप आंसर निकाल रहे थे इस इंटीग्रेंड का। मान लेते हैं कि इसके आउटकम को, मान लेते हैं इसके इंटीग्रल को आई। लेट आई बी द इंटीग्रल ऑफ द एलएचएस।
अगर अपने आरएचएस में आप देखोगे तो आपको सेम टू सेम वही पाई 0x sin x dx बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा होगा। अगर आप इसे आई माने थे तो आपको इधर भी आई लिखना पड़ेगा। डोंट यू एग्री? अब मैं इधर भी आई लिख दिया, माइनस आई का मैं साइड चेंज कराऊंगा तो क्या होगा, माइनस आई गोज ओवर देयर बिकम्स प्लस आई, और उस तरफ आई प्लस आई मिला के हो जाएगा 2i। 2i की वैल्यू ये है। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू इज साइन एक्स dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपकी अपर लिमिट थी पाई, लोअर लिमिट थी 0। आपको दिख रहा होगा यहां पर एक पाई साइन एक्स था जो कि इसको ब्रेक डाउन करने के बाद आया था। ये पाई एक कांस्टेंट है, इट विल गेट आउट। यहां पर 2i की वैल्यू गिवन है, अगर आप i का वैल्यू कंप्रीहेंड करोगे तो ये 2 अपना साइड चेंज करके ये पाई बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स पाई बाई 2। यहां पर पाई से लेके 0 तक के लिमिट्स साइन एक्स dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब प्रॉपर्टीज का तो अंत हुआ, प्रॉपर्टीज इसके आगे कहीं अप्लाई होना नहीं है। आओ एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। cos x को t मान लो। cos x को जब t मानोगे तो इसका आंसर माइनस साइन एक्स dx का आंसर माइनस dt कहलाएगा। सॉरी, माइनस साइन एक्स dx का आंसर dt कहलाएगा, और साइन एक्स dx की वैल्यू आपके हिसाब से हो जाएगी माइनस dt। मतलब मैं अब आइंदा जब ये क्वेश्चन लिखूंगा t के टर्म्स में तो इस साइन एक्स dx की जगह क्या लिखूंगा, माइनस dt लिखूंगा। बहुत अच्छा। अब सुनो, सिंस मैंने यहां पे चेंज इन वेरिएबल किया है तो चेंज इन लिमिट्स भी करना पड़ेगा। तो आओ t का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या क्या है फाइंड आउट करते हैं। देखिए, cos x की जो डोमेन थी वो x में जाया करती थी और उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो आओ मैं लोअर लिमिट कैलकुलेट करूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोअर लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं लोअर वैल्यू पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, 0। चलो मैं 0 पुट कर लूं। cos 0, cos 0 का आंसर कितना होता है, 1। ओके, आइए मैं अपर लिमिट पुट करता हूं। अपर लिमिट पुट करूंगा तो क्या होगा, मुझे x के जगह पर अपर वैल्यू पुट करना पड़ेगा विच इज पाई। तो मैं यहां पे लिख दिया cos पाई। भाई cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1। नाउ हियर वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन। इस इंटीग्रल को लिखने में एक प्रॉब्लम ये आएगा मुझे कि जब मैं इस इंटीग्रल को लिखूंगा sin x dx के जगह पर तो मैं dt लिख सकता हूं। एक्चुअली मुझे sin x dx की जगह पर माइनस dt लिखना चाहिए। अच्छा, मैं माइनस dt लिख दिया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर cos x के जगह पर t, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। सो फार सो गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लोअर लिमिट की जगह पर 1 लिखने का इंस्ट्रक्शन है, अपर लिमिट की जगह पर -1 लिखने का इंस्ट्रक्शन है। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस इंटीग्रल के साथ एक और सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स यहां पर मल्टीप्लाइड थे विच वाज पाई बाई 2। तो आइए यहां पर लिख देते हैं पाई बाई 2। इस स्टेप को आप गौर से देखना। जब तुम लोअर वैल्यू पुट करेगा तो तुमको लोअर लिमिट मिलेगा, जब तुम अपर वैल्यू पुट करेगा तो तुमको अपर लिमिट मिलेगा। लेकिन ये जो cos x इज इक्वल टू टी के सब्स्टिट्यूशन में जो नेगेटिव आया था, है ना, ये नेगेटिव यहां पर रह गया है। अब मैं आपको अपने प्रिंसिपल्स का नंबर 1 दिखाता है। उसमें कहा गया था कि अगर आप नेगेटिव का साइन दोगे तो आपकी जो इंटरवल्स है वो इंटरचेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आप इधर नेगेटिव का साइन देंगे तो आपकी इंटरवल्स इंटरचेंज हो जाएगी। तो जहां पर नेगेटिव 1 था वहां पर पॉजिटिव 1, और जहां पर पॉजिटिव 1 था वहां पर नेगेटिव 1 आ जाएगा। नाउ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मैंने वो जो नेगेटिव दिया उसके वजह से ये इंटरचेंज हुआ। लोअर लिमिट में लोअर वैल्यू, अपर लिमिट में अपर वैल्यू के बाद जो आया वो रिवर्स इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। ये नेगेटिव था इसलिए मैंने उल्टा किया उसको। दिस इज पाई बाई 2। dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का आंसर होता है tan इनवर्स x। ऊपर मुझे लिखना है 1, नीचे हमें लिखना है -1। आइए, दिस इज पाई बाई 2। tan इनवर्स 1 पुट करेंगे जिसका आंसर होता है पाई बाई 4। फिर tan इनवर्स -1 पुट करेंगे जिसका आंसर होता है माइनस पाई बाई 4। डू यू ऑल अग्री? यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर पाई बाई 4 आ गया था। फिर नेगेटिव की साइन तो कस्टमरी ये पुट करनी पड़ती है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करके, तो माइनस तो मैंने दे दिया। फिर tan इनवर्स जब -1 पुट किया तो tan इनवर्स -1 का आंसर माइनस पाई बाई 4 आ गया। तो ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 हो गया जिसका आंसर होता है पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4।
पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 का आंसर होता है पाई बाई 2। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 इज पाई स्क्वायर बाई 4 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, ये जो अपने सॉल्व किए ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप देख लो, ऐसा ऐसा जो सिनेरियो है ये अपने को इसके पहले कभी दिखा नहीं था। यहां पर अपने जब लोअर वैल्यू पुट किए थे 0, है ना, तो 0 पुट करते ही मुझे लोअर वैल्यू कितना मिल गया था, 0 मिल गया था। और जब पाई बाई 4 पुट किए थे ना, तो साइन पाई बाई 4 पुट करने पे मेरे को 1 मिला था। तो लोअर वैल्यू पुट करने पे लोअर कितना मिला था, 0। अपर वैल्यू पुट करने पे अपर कितना मिला था, 1। आप ठीक से देख लो, अपर 1 लोअर 0। अब इस केस में आ जाओ, इस केस में तो ऐसे कुछ हिंड्रांसेस नहीं आए थे अपने पास। इधर भी ऐसा कोई हिंड्रांसेस अपने पास आया था क्या, कोई नहीं ऐसा आया था, एकदम ठीक था। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी अपने लिमिट्स को, ऑर्डर जो है उनका, उसको भी लाइटली मत लेना। आपका जो आंसर है पूरा गलत आ जाएगा, ठीक है। बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। दिस इज पाई बाई 2 से लेके 0 साइन एक्स, और नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए इसमें भी भाई अपना पुराना फंडा लगना है, जहां जहां पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे मैं अपर माइनस लोअर, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करूंगा एज यूजुअल। व्हाट इज दिस, साइन अपर प्लस लोअर माइनस एक्स बिकम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां पर साइन अपर प्लस लोअर माइनस एक्स बिकम्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अपर प्लस लोअर माइनस एक्स बिकम्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन, अपर लिमिट इज पाई बाई 2, लोअर लिमिट इज 0। लेट्स से कि इनका आंसर है i, ठीक है। लेट्स से कि इनका आंसर है i। ओके, i की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स dx, और यहां पर भी है cos x, यहां पर है sin x इंटीग्रेशन, फिर यहां पे है पाई बाई 2 एंड 0, ठीक है। मैंने कहा कि ये आई था, सही बात है। मैंने कहा था कि ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, ये जो हमारा इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, वो आई आएगा। तो ये आई को इवेल्युएट करते 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 जो मुझे मिला ये भी तो आई है। डोंट यू ऑल अग्री? क्या ये आई नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। मतलब ये कि मुझे आई के दो वैल्यूज मिले हैं। आई की पहली वैल्यू तो क्वेश्चन में थी, और आई का दूसरा वैल्यू ये फॉर्मूला से अप्लाई करके मिला। कौन सा फॉर्मूला, ये अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। तो आई की पहली वैल्यू एकदम स्टेटस को मेरे को क्वेश्चन में मिला, आई का दूसरा वैल्यू यहां पे है। लेट्स ऐड देम। मैं एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स कर रहा है यहां पे। आई प्लस आई लिखेगा 2i, आई प्लस आई क्या लिख दिया मैंने, 2i। देखो 2i के बाद क्या होगा, 2i इज इक्वल्स टू 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो ओरिजिनल था वो पाई बाई 2 से लेके 0, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद मैंने एडिशन किया ना आई प्लस आई का, वैसे इधर भी एडिशन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, वही आपकी लिमिट्स है पाई बाई 2 से लेके 0, उसके बाद कॉस एक्स dx, और यहां पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सिंस आपके इंटरवल सेम है, आई मीन यहां पर भी पाई बाई 2 0, यहां पर भी पाई बाई 2 एंड 0, क्यों ना इन दोनों इंटीग्रल्स को मर्ज कर दिया जाए, एक दूसरे में एमलगेट कर दिया जाए। अब ये दोनों फंक्शंस में साइड बाय साइड इसलिए लिख पा रहा हूं एक ही इंटीग्रेशन के अंतर्गत, क्योंकि ये भी पाई बाई 2 से लेके 0 था, ये भी पाई बाई 2 से लेके 0 था। अगर मेरे इंटरवल सेम नहीं होते तो मैं ये दो इंटीग्रेंट्स को सेम ना कर पाता। यहां पर क्या था, इफ यू रिमेंबर, cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स, और यहां पर था sin x बाई cos x प्लस साइन एक्स। तो ये लिख दिया मैंने cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। सही बात है, दोनों अलग अलग मेंशन किया था, फिर लिमिट्स को सेम पाया, मर्ज कर दिया। फाइन, बहुत अच्छा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गोज इनटू एलसीएम। क्या बचेगा आपके पास, ऊपर साइन एक्स और कॉस एक्स। मतलब अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा
तो आपका आंसर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पे भी क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसका आंसर 1। कितना है इसका आंसर? 1। तो ये पूरी वैल्यू 1 आ गई है। 2i का आंसर है ये। अगर मुझे i की वैल्यू निकालनी रही तो मैं यहां पे 1/2 करूंगा। 2i की वैल्यू ये आई थी, अगर i की वैल्यू चाहिए तो मैं 1/2 करूंगा। तो दिस बिकम्स 1/2। यहां पे कुछ नहीं बचा था, 1 था, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। x के जगह पर मुझे क्या क्या पुट करना है, एक बार पुट करना है π/2, फिर एक बार पुट करना है 0। तो 1/2, x के जगह मैं π/2 पुट करूंगा तो आंसर आएगा π/2, और x के जगह 0 पुट कर दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। 1/2 इंटू π/2 का आंसर कितना आ गया? π/4। इंटीग्रेशन किए बिना इंटीग्रेशन हो गया। यू नेवर अप्लाइड अ फॉर्मूला ओवर हियर, सिर्फ प्रॉपर्टीज के दम पे आपका पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जा रहा है। नाउ दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, ये आपके काम को काफी हद तक आसान कर देते हैं। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि इधर क्या होगा। दिस इज x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहां पर इंटीग्रेशन पाई से लेके 0 तक की आपकी रेंज है। आप सोचिए व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए मुझे। इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी बेसिक, वही पुराना पुराना फॉर्मूला। यहां पर पाई है, यहां पर 0, x के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई प्लस 0 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। ओके, यहां पर भी साइन पाई प्लस 0 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, यहां पर पाई है, यहां पर 0, ये पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, समझ रहे हो ना, ये पाई को ब्रेक किया फिर एक्स को ब्रेक किया, और ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट्स क्या थी, पाई से लेके 0। बट सिंस आप जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, अगर मैं उसको आई मान लेता, है ना, आप तो इसी को सॉल्व कर रहा था ना, आप तो इसी को सॉल्व कर रहा था, पाई से लेके 0, और यहां पर x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, जिसको आप ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन करते 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 यहां पहुंच गए। लेकिन अगर मैं इन्हें आई बोलूं तो कुछ गलत तो नहीं, डू यू ऑल अग्री? मैं इन्हें क्या बोलूंगा, आई बोलूंगा। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आपके आई के राइट हैंड साइड में खुद एक आई बैठा है, मतलब पाई से लेके 0 x डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, मतलब जिसको आपने ब्रेक करके लाया, जिसको आपने आई डिक्लेयर किया था, उस आई के ब्रेकडाउन में खुद एक आई है। तो मैं यहां पे फिर से इरेज करके आई लिख दिया। ये आई अपना साइड चेंज किया, आई अपना साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा 2i। अब अगर मुझे i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस 2 का साइड चेंज करना पड़ेगा, और इस 2 का जब मैं साइड चेंज करूंगा तो i की वैल्यू आएगी 1/2, यहां से पाई से लेके 0, इंटीग्रेशन का साइन पाई dx, और उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स। होपफुली इट इज वेरी वेरी क्लियर टिल नाउ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे देखो, ये पाई खुद में एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देयरफॉर i is equals to पाई बाई 2। ओके, पाई dx में से पाई बाहर चला गया, dx बाई 1 प्लस साइन एक्स बचा। मैं यहां पे लिखूंगा dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। भाई साहब, ये कंसेप्ट ना क्लास 9-10 का कंसेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते थे इसको, करेक्ट। अब 1 प्लस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, वो अप्लाई कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस, ये जो 1 प्लस कॉस है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, देखिए कैसे। दिस इज पाई बाई 2, यहां पर dx है, ध्यान देना। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सुनो, 2 कॉस स्क्वायर वट एवर द एंगल इज, उसका हाफ यूज करना है इस बार, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, चलो ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। फिर से आपको एक 2 नीचे दिख रहा होगा, वो बाहर आ जाएगा। याद रखना इनके लिमिट्स क्या है, पाई से लेके 0, पाई से लेके 0। देखिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 फिर से बाहर आएगा, दिस बिकम्स पाई बाई 4, क्योंकि ये पाई बाई 2 था, ये 2 बाहर आ गया, बिकम्स पाई बाई 4।
लिमिट्स कितनी है, पाई से लेके 0 तक की है। अब ये कॉस स्क्वायर एट द डिनोमिनेटर बिकम्स सेक स्क्वायर एट द न्यूमरेटर, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। आप खुद ही बताओ कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है ना। चलो मेंशन करते हैं, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स tan स्क्वायर वट एवर द एंगल इज। आप ठीक से देखो, आपकी एंगल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आई अंडरस्टैंड। आपका आंसर क्या आ गया, tan, उसके बाद पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, अच्छा, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan आ गया, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। हियर यू विल गेट पाई बाई 4 एज द कोएफिशिएंट जो हमेशा कैरी हो गया है। अब अगर आप ठीक से देखो तो आपके x के पास ना माइनस हाफ का एक कोएफिशिएंट था। इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट्स डिवाइड होते हैं, यहां पर आपको माइनस हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और माइनस हाफ डिवाइड करते ही ये 4 कट के 2 हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट, ये 2 2 कैंसिल हो जाने के बाद यहां पर ये जो -1 है, दिस नेगेटिव गोज ओवर हियर विद द पाई। अब आपके पास अपना इंटीग्रल आ चुका है, जो जो आपको करना था आप कर चुके हो। अगर आप ठीक से इसको मैं रिवाइज कराऊं तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई हुआ, मुझे स्प्लिट करने को मिला, 2i का आंसर मिल गया था, i का वैल्यू निकालने के लिए 1/2 यूज किए, तो ये पाई बाई 2 एज अ कोएफिशिएंट एक्ट करने लगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट किए, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बाद वी नाउ हैव दिस होल सेटअप, जहां पे मैंने इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर किया, जिसका आंसर tan आ गया। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, तो अब आपको बेसिकली सिर्फ अपनी लिमिट्स की वैल्यू पुट करनी है। लिमिट्स की वैल्यू पुट करने के अलावा यू हैव गॉट नथिंग टू डू। लिमिट्स क्या था, फ्रॉम पाई टू 0, फ्रॉम पाई टू 0, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो क्या होगा यहां पे, i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक्स के जगह पर क्या पुट करना था, क्या समझाया था आपको, एक्स के जगह पर आपको अपर वैल्यू पुट करना है पाई। दिस इज पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, हो गया। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 करेंगे, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 90। 45 माइनस 90 अगर करोगे आंसर आएगा -45। कितना आएगा यहां पे वैल्यू, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 के जगह पर -45, तो यहां पे आपने लिखा tan -45। ओके, यहां पे आपने अपर वैल्यू पुट किया है, लोअर वैल्यू पुट करने की बारी आ गई। लोअर वैल्यू आपकी 0 है, देखो अपर वैल्यू पाई थी, लोअर वैल्यू 0 है। मैं लोअर वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एक्स के जगह पर आप 0 पुट कर दो तो वो तो गायब हो गया, क्या बचा, सिर्फ पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब tan 45, यहां पे आप लिख लो निगेटिव का साइन देके tan 45। tan -45 का आंसर होता है -1, यहां पर भी -1 है, मिला के हो गया -2, तो यहां पर इंटीग्रल का आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2, -1 मिला के हो गया -2, नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड, 2 2 गेट्स कैंसल्ड, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है पाई। दैट्स इट, सम्स खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन और अल्टीमेटली आंसर क्या आया, जस्ट अ पाई। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल एट वंस, अ फैबुलस क्वेश्चन, एडमिरेबल क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देखो बोर्ड पर, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट टू लोअर लिमिट -2, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट -पाई, ऐसे सेटअप्स अगर होते हैं ना तो आप याद रखना कि इवन ऑड फंक्शंस वाली जो प्रिंसिपल है वो काम में आने वाली है। इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको इवन ऑड वाले प्रिंसिपल्स काम में लेने हैं। इन केस अगर आप भूल गए होगे तो ये देखिए, इवन ऑड वाला प्रिंसिपल ये था जिसको मैंने कहा था कि भैया ये 10 आउट ऑफ 10 वाला प्रिंसिपल है। इसमें आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हुआ करती थी वैल्यूज में, बस पॉजिटिव और नेगेटिव होता था। इसमें अपने ऑड फंक्शन पाएंगे तो 0 पुट कर देंगे बिना इंटीग्रेशन सॉल्व किए, और अगर इवन फंक्शन हुआ तो अपने a अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 एंड यहां पर 2 मल्टीप्लाई होगा अपने इंटीग्रेंड के साथ। अच्छा, तो इन दोनों क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये समझो कि x³ sin x cos x, ये 3 फंक्शंस आपके पास अलग अलग हैं और आप इन तीनों को ऑड फंक्शंस और इवन फंक्शंस में क्लासिफाई करोगे। लेट्स से आप x³ को पकड़ते हो,
इस एक्स क्यूब के जगह अगर मैं माइनस एक्स का होल क्यूब करूं तो मेरा आंसर माइनस एक्स क्यूब आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं अपने डोमेन का साइन चेंज किया, जैसे अगर मैं एक्स के जगह माइनस एक्स लिखा, तो मेरे फंक्शंस में ऑल्टरेशंस हुए हैं। जो मेरी फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब हुआ करती थी वो माइनस एक्स क्यूब दिखाई दे रही है। मतलब कि डोमेन का साइन चेंज करने से मेरे रेंज का नेचर चेंज हो गया है। ऐसे केसेस में अपने कहते हैं कि भैया वो ऑड फंक्शन है। क्या है वो? ऑड फंक्शन है। साइन पे आ जाते हैं। अगर आप साइन फंक्शन में पॉजिटिव एक्स दोगे और फिर अगर आप साइन फंक्शन में नेगेटिव एक्स दोगे तो क्या इन दोनों का आउटकम सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। साइन पॉजिटिव एक्स का आंसर पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव एक्स का आंसर नेगेटिव होता है। तो अगेन ये भी एक ऑड फंक्शन है, यहां पे लिख लेंगे ऑड फंक्शन। कॉस एक्स में आ जाओ, आप देखो कॉस को एक बार आप पॉजिटिव एंगल दो और फिर आप कॉस को नेगेटिव एंगल दे दो, इन दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स रह गई। तो ऐसे फंक्शंस को अपने कहते हैं इवन फंक्शन। तो आप याद रखना दैट दिस इज योर इवन फंक्शन। आप लिख लो यहां पर इवन फंक्शन। तो आप जब इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो इस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे, आंसर 0 आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, आंसर 0 आएगा। सिर्फ बचेगा कॉस एक्स। आप देखो यहां पे मैं बिना इंटीग्रेशन सॉल्व किए 0 + 0 पुट कर सकता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स वाले पूरे सेक्शन में अगर सबसे कामयाब कोई प्रिंसिपल है तो वो इवन ऑड वाला है। इवन ऑड, और जो मैं आपको बोलता हूं कि भैया वो जो प्रिंसिपल नंबर 3 था, जो अपर प्लस लोअर माइनस एक्स वाला, वो दोनों, ये दोनों प्रिंसिपल्स अगर आपको पता है तो मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस आपके 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 रीच में है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी एक दो प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर करते हैं, जैसे कि रिवर्सल ऑफ द लिमिट्स। अगर आप अपर की जगह लोअर, लोअर की जगह अपर लिखोगे तो माइनस की साइन आ जाएगी। छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इन केसेस में जहां पे ऑड है वहां पे आपने 0 बैठा दिया, जहां पर इवन है वहां पे क्या करना है, सबसे पहले ये 2 लिख देना है। जो आपकी अपर लिमिट है सिर्फ वही रहेगी, लोअर लिमिट के जगह पर आपको 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? cos x का, और यहां पे आप लिख दोगे dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का आंसर होता है sin x, यहां पे 2 स्टे करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का आंसर हो गया sin x, और sin x के ऊपर जो अपर वैल्यू है वो पाई, लोअर वैल्यू 0 पुट हो गई। 2 इंटू साइन पाई, साइन पाई माइनस साइन 0। करेक्ट। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अच्छा, कॉस पाई की वैल्यू तो अपने -1 पुट किए थे पिछले वाले स्लाइड पे। यहां पे साइन पाई है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई की वैल्यू भी 0 होगी। तो दिस बिकम्स 2 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका अल्टीमेट आंसर 0 आ जाएगा। द रीजन इज क्योंकि आप जब ये वैल्यूज को पुट करोगे, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। 2 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0। ओके, इन दी सेम वे आप इन क्वेश्चंस में आ जाइए। अब अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो अगेन वही सेटअप है, -2 से लेके 2 तक की लिमिट है। इवन ऑड फंक्शन का पूरा सेटअप तैयार है। आपको इन 3 फंक्शंस को देख के क्लासिफाई करना है कि इन 3 में से कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है। एज सिंपल एज दैट। देखो यहां पर यू हैव x⁵। एज वी ऑल नो, अगर मैं इस x की जगह पर -x पुट करूं तो -x⁵ इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू x⁵। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। अच्छा, आप इधर आ जाओ। अगर आप 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, अगर आप उसके जगह 3 इंटू -x का स्क्वायर लिखेंगे तो भी तो आंसर सेम आएगा। मतलब माइनस पुट करने पे आपकी जो वैल्यू ऑल्टर नहीं हो रही है, सेम रह जा रही है। आ जाइए 4 पे। पहला बात, 4 को आप लिख लो 4 इंटू x⁵। आप इसको ऐसा रीड करो। अगर आप x की जगह पर -x भी पुट कर देते तो क्या हो जाता? ये है 4 इंटू x⁵। अगर आप यहां पर x की जगह -x पुट कर दोगे तो कौन सा चीज बदल जाएगा? एकदम सेम रहेगा। पहले क्या था? 4 इंटू x⁵, मतलब 4। अब यहां पे 4 इंटू -x⁵, का आंसर हो जाता है 1। 4 इंटू 1 का आंसर 4। मतलब ये कि आपकी जो पहली फंक्शन है ना वो ऑड फंक्शन है, जो दूसरी फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, और जो तीसरी फंक्शन है वो भी इवन फंक्शन है। बस आपका जो भी मेहनत था वो यहीं तक था। इसके बाद जो आपकी कैलकुलेशंस है उसमें बिल्कुल भी एफर्ट्स आपको देने की जरूरत नहीं है। ऑड फंक्शन की जगह 0 लिख देंगे। देख लीजिए x⁵ की जगह मैंने 0 लिख दिया।
प्लस 2 लिखेंगे, सिर्फ अपर लिमिट मेंशन करेंगे, लोअर लिमिट की जगह पर 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। उसके बाद फिर से आपको यहां पे 2 लिख देना है, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट को 0 लिखना पड़ेगा। आपकी ये जो थर्ड फंक्शन है विच इज 4dx वो आप मेंशन कर दोगे। बहुत अच्छा, यहां पर 0 आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इज गोइंग टू बी x क्यूब, इट इज गोइंग टू बी x क्यूब, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी x क्यूब होता होगा। और आपकी अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0, यहां पर 2 लिख देंगे। अब वहां पर 4 लिखा हुआ है, करेक्ट, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 4x आएगा। अगेन 4x, अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0। यहां पर आप x की जगह पर 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब इज 8, 8 2 16। 0 पुट करके कोई फायदा नहीं है ना, 0 पुट करेंगे आपका आंसर 0 ही आना है। अब 0 पॉजिटिव हो या 0 नेगेटिव हो, आई मीन प्लस करो या माइनस करो, आपका आंसर तो चेंज होने से रहा। वहां पर अगर आप 2 पुट कर देते हो, 4 इंटू 2 बिकम्स 8, 8 इंटू 2 बिकम्स 16, 16 प्लस 16 बिकम्स 32। दैट्स इट, आगे आपके इंटीग्रेशन का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है भाई। अगर अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम है लेकिन साइन में चेंजेस हैं तो वो इवन ऑड फंक्शन में क्लासिफाई हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने अपर लिमिट पाई बाई 2 है लेकिन लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 नहीं है। दैट मीन्स कि अपने इवन ऑड फंक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। आपके पास log sin x dx लिखा हुआ है, ऊपर है पाई बाई 2 एंड नीचे है 0। ओके, नाउ बिफोर आई बिगिन विथ माई फर्स्ट स्टेप, अगर आप इवन आउट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, लेट्स गो फॉर द सेकंड ऑल्टरनेटिव विच इज अपर प्लस लोअर माइनस एक्स वाला जो करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। नो व्हाट हैपेंस, देखिए अगर मैं इन्हें आई मान लूं, तो अगर मैं अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करूं तो दिस इज पाई बाई 2, यहां पर 0, लॉग साइन एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx मतलब ऑफ कोर्स क्या हो गया, दिस बिकम्स cos x, तो दिस बिकम्स log cos x। अच्छा, ये तो आप डिनाई नहीं करोगे कि ये जो वैल्यू है ये खुद में भी तो आई है ना, ये खुद में भी आई है। तो आई की दो वैल्यूज हो गए, आई की पहली वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी, और आई की दूसरी वैल्यू जो कि अपने एक बहुत पॉपुलर प्रिंसिपल से निकाले हैं। दोनों वैल्यू आई का है, लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम। तो यहां पर इनको और इनको, मतलब इस आई को और इस आई को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 2i, और 2i का आंसर कैसा दिखेगा, दिस इज पाई बाई 2 से लेके 0, यू हैड log sin x, और ये log sin x पहले वाले फंक्शन से आया, और ये log cos x इस दूसरे वाले फंक्शन से आएगा, दिस बिकम्स log cos x। मैंने दोनों को एक साथ एमलगेट कर दिया, मतलब यहां से i और यहां से i दोनों मर्ज होके 2i बन गया, और इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू भी ऐड कर दी गई जो कि log sin x log cos x है। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, log का प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर बीच में प्लस के साइन है तो जो log के वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लॉजिकली दिस इज पाई बाई 2 से लेके 0 बिकम्स log sin x cos x dx। ओके, नाउ log sin x cos x dx, sin x into cos x is equals to sin 2x by 2, क्योंकि sin 2x का आंसर होता है 2 sin x cos x। अब sin 2x by 2 करूंगा तो 2 sin x cos x by 2, 2 2 कट गया, बचेगा sin x cos x। मतलब ये कि sin x cos x के जगह मैं sin 2x by 2 कर सकता हूं। लेकिन अगेन log का एक बहुत फेमस प्रिंसिपल काम में आ जाएगा, विच इज इंटीग्रेशन, यहां पर पाई बाई 2 और यहां पर 0, ये तो आपको करना ही है, दिस बिकम्स log sin 2x माइनस log 2, और फिर आप यहां पे लिखोगे dx। ठीक है, होपफुली आपको इस स्टेप में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आप देख लो, आपने दोनों आई को मर्ज किया, उसके बाद आपके पास आ गया log sin 2x by 2। मैं दोनों को सब्ट्रैक्शन में पुट कर रहा हूं बिकॉज इनकी जो वैल्यूज है वो डिवाइडेड है।
ओके ये किसकी वैल्यू थी? ये थी 2i की वैल्यू। किसकी वैल्यू थी? 2i की। देयरफॉर 2i इज इक्वल्स टू, चलो देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2, यहां पर 0, log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 एंड 0 log 2 dx। यही था। अब इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx के बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा। log 2 तो कांस्टेंट है, चला जाएगा बाहर। log 2 तो बाहर चला गया, अंदर कुछ नहीं बचा। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x इटसेल्फ। तो अब क्या लिखोगे? log 2 गोइंग आउटसाइड, यहां पर आपका इंटीग्रेशन आया था, log 2 बाहर जाने का कुछ बचा नहीं था, x था। आपकी अपर लिमिट है पाई बाई 2 और लोअर लिमिट कितनी है आपकी? लोअर लिमिट है 0। ओके, दैट्स हाउ यू डू इट। आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर मैं x के जगह पर अपर वैल्यू पाई बाई 2 पुट करूं, लोअर वैल्यू 0 पुट करूं, तो चलिए पाई बाई 2 माइनस 0 का आंसर सिर्फ पाई बाई 2 ही बचेगा और इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2, ऐसा कुछ। अब आपके पास क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2, यहां पर है 0, log sin 2x dx। ओके, एकदम पेशेंस के संग इसको ऑपरेट करेंगे, एकदम भी टेंशन नहीं लेना है। देखो यहां पर है sin 2x, मान लेते हैं 2x को t, 2x को t मान लेते हैं, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt। और जब डेफिनेट इंटीग्रल्स हो तो चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। जब भी आप अपने नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी लिमिट्स भी उसी के हिसाब से मैनिपुलेट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर x की जो लोअर वैल्यू थी वो 0 थी, तो 2x की मतलब t की जो लोअर इंटरवल होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। और x की अपर इंटरवल कितनी थी? पाई बाई 2 थी। तो x की अपर इंटरवल अगर पाई बाई 2 है तो आपको t का निकालना पड़ेगा अपर इंटरवल। और इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया, t का वैल्यू था 2x, x का अपर इंटरवल था पाई बाई 2, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू पाई बाई 2। 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया? पाई हो गया। ओके, अब देखिए आप इसका वैल्यू निकाल चुके हो, आपका जो भी टेंशन है ना बॉस वो यहां पर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा दिखने लग गया है। यहां पर है 2i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए हो, दिस इज पाई, दिस इज 0। क्यों पाई 0? देखो ऊपर वैल्यू पाई है, नीचे 0 है। अब आपने क्या लिखा हुआ है यहां पर? log sin 2t के जगह आप लिखोगे sin 2x के जगह आप लिखोगे sin t, और यहां पर आ गया dt। लेकिन एक सेकेंड, बी वेरी वेरी कॉशियस, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होने वाला है, ध्यान से देखना। आपके dx की जो वैल्यू होगी वो dt बाई 2 होगी, है ना? आप अगर यहां पे dx का आंसर सोचोगे तो dx का आंसर जो होगा वो dt बाई 2 होगा। तो यहां पर एक बाई 2 देना इंपॉर्टेंट है। आपने यहां पर sin 2x के जगह, ये जो 2x था इसके जगह आपने t लिखा, कोई बात नहीं, आप यहां पे t बिल्कुल लिख सकते हो। देखो 2x की जगह आपने t लिख दिया, लेकिन dx के जगह तुम dt इतना फ्रीली नहीं लिख सकता। 2 इंटू dx का आंसर dt था, तो dx का आंसर dt बाई 2 लिखा जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे रीड होगा 1 बाई 2, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन पाई 0 log sin t dt। ओके, नाउ दिस माइनस log 2 into pi by 2 will remain as it is। अब आपके पास सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही इंटीग्रेंड है, वो है ये। ओके, देखिए अपने को ये जो 0 से लेके पाई log sin t dt है, इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली करना पड़ेगा। ओके, इनकी जो इंटीग्रेशन है मैं उसको j मान लेता हूं, लेट्स कॉल इट अ j। ठीक है, j इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt, इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt। और याद रखना जो आपकी रेंज है वो 0 से लेके पाई तक है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, अभी तक जो मेरी क्वेश्चन थी वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक की थी। अचानक से मुझे ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से लेके पाई तक दिखाई दे रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वर्ट दिस पाई एंड 0 इनटू पाई बाई 2 एंड 0, ताकि मैं अपने क्वेश्चन के फ्लो में वापस जा सकूं। मैं उधर से थोड़ा सा हट चुका हूं। क्या करूंगा मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बताया गया था? इफ यू वांट यू कैन चेंज योर लिमिट्स। अगर ये पाई है और अगर मैं चाहूं
तो यहां पर पाई बाई 2 लिख सकता हूं, लेकिन इस पाई बाई 2 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर पाई बाई 2 देना पड़ेगा। यहां पर अपर वैल्यू पाई थी, लोअर वैल्यू इफ यू रिमेंबर 0 था, तो मैंने यहां पे 0 लिख दिया, प्लस का साइन लॉग साइन टी डी टी। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लीजिए, मैं इस प्रिंसिपल का बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रिंसिपल। देखो, अगर यहां पर ए बी है, मुझे ए सी चाहिए, तो इस सी को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, बिलो एंड अबव को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। ए एंड बी इज रिटन एज इट इज। इन दी सेम मैनर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंस मेरे पास पाई बाई 2 एंड 0 था, मैं उसको ब्रेक करके दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर दिया, पाई से लेके पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से लेके 0। देखो, जो आपकी लिमिट्स थी ना पाई और 0, वो सही सलामत है, और ये जो आपने अपने मन से लाया, आप उसको काउंटर बैलेंस भी कर चुके हो, एग्जैक्टली जो हमें प्रिंसिपल्स में सिखाया गया था। अब देखिए, दिस इज पाई बाई 2 एंड 0, इफ यू कैन सी दिस इज पाई बाई 2 एंड 0, दिस इज लॉग साइन टी डी टी। अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, कभी भी आप अपने वेरिएबल्स पे मत जाओ, ए बी सी डी ई एफ टी यू ये सब पे मत जाओ, सेटअप पे जाओ। आपका क्वेश्चन था लॉग साइन एक्स डीएक्स, जिसको आपने आई माना था, उसमें आपकी लिमिट्स थी पाई बाई 2 और 0। यहां पर आपके पास आ चुका है लॉग साइन टी डी टी, लिमिट्स है पाई बाई 2 और 0। यू शुडंट बी सरप्राइज्ड अगर मैं यहां पर आई लिख दूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरा सेटअप मैच कर रहा है। वेरिएबल मैच नहीं भी करेगा तो चलेगा भाई, मेरा फंक्शन तो सेम है। लॉग साइन एक्स डीएक्स था, यहां पे लॉग साइन टी डी टी है, वहां पर पाई बाई 2 एंड 0 था, यहां पर पाई बाई 2 एंड 0 है। यू कांट ऑब्स्ट्रक्ट दिस, ये अलाउड है। आप अपना वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, फिर भी आपकी इंटीग्रेंड वैसी की वैसी ही बोली जाएगी। अच्छा, अब आप इधर देखो, आपके पास है लॉग साइन टी। नाउ आई वुड लाइक यू टू ट्राई अ सब्सटीट्यूशन। आप यहां पर टी के जगह, जैसे यहां पे पाई से लेके पाई बाई 2 था ना, आप यहां पर टी के जगह पुट करो, आप यहां पर टी के जगह पुट करो। इसका आंसर तो आई आ गया, चलो अच्छी बात है। आपको यहां पर टी के जगह पुट करना है पाई माइनस यू। क्या पुट करना है? टी के जगह पर पाई माइनस यू। चलो यहां पर अपने एक्सप्रेस करते हैं, लेट टी इज इक्वल्स टू पाई माइनस यू। ओके, या फिर आप ये पुट कर दो कि भैया u इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी, बात बराबर है, आपकी जो आंसर है वो सेम आएगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी आप समझ जाओगे। u इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी या फिर t इज इक्वल्स टू पाई माइनस यू डजंट मेक अ डिफरेंस। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स में अगर मैं जाऊंगा तो यहां पे du का आंसर माइनस dt आएगा, करेक्ट। और इस हिसाब से dt का आंसर माइनस du भी लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो मैं इस dt के जगह क्या लिख सकता हूं? मैं इस dt के जगह लिख सकता हूं माइनस du। शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बहुत इजी है। अच्छा, जब भी कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट बिकम्स अ रूल कि आप अपने लिमिट्स को चेंज करो। आप देखिए, आपकी t की हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? पाई। अगर आप अपने t का हाईएस्ट वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो u इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई हो जाएगा, मतलब यहां पर लिखूंगा 0, इंटीग्रेशन का साइन दे दूंगा। देन कम्स t की लोएस्ट वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। इस इक्वेशन में अगर मैं पाई बाई 2 यूज करूंगा तो आप देखोगे तो पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 का आंसर कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। चलो ये भी ठीक है। अब क्या है आपके पास? आपके पास है लॉग साइन टी। क्या है आपके पास? लॉग साइन टी, है ना। इंटीग्रेशन हो गया लॉग साइन टी, और आपने टी के प्लेस पर पाई माइनस यू लिख के रखा है, या फिर आप ये बोल दो कि आप u के प्लेस पर पाई माइनस टी लिख के रखे हो, बात वही होता है ना। u इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी बोलो, या फिर t इज इक्वल्स टू पाई माइनस यू बोलो, दोनों में से कुछ भी करोगे तो आपका सम्स हो जाएगा। t के जगह पर आप क्या पुट कर रहे हो? पाई माइनस यू। सोचो यहां पे क्या पुट करेंगे? साइन t के जगह पर पाई माइनस यू, और यहां पर आप पहले dt पुट करके रखे थे एज यू कैन सी, लेकिन dt के जगह अब आपको माइनस डी यू पुट करना पड़ेगा। क्या? माइनस
डी यू पुट करना पड़ेगा। चलो सीखो, साइन पाई माइनस यू क्या होता है? साइन पाई माइनस यू क्या होता है? आप तो अलाइड एंगल सीखे हो क्लास 11 में। साइन पाई माइनस यू मतलब साइन यू ही होगा। क्या होगा यहाँ पे? साइन पाई माइनस यू के जगह आप क्या लिखोगे? साइन यू डी यू। अच्छा, आपको ये माइनस की साइन भी दिख रही होगी। माइनस का साइन जब भी यूज होता है तो जो आपके इंटरवल से वो उल्टा हो जाता है। जहां पे 0 से लेके पाई बाई 2 है, दैट वुड बी रिटन एज पाई बाई 2 से लेके 0। तो इस माइनस को अगर मैं पॉजिटिव लिखूं तो मेरे को अपने इंटरवल्स का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, बिकम्स पाई बाई 2 से लेके 0। अब मैं आपको पहले ही सिखाया था कि भैया सेटअप देखते हैं अपने इंटीग्रेंट्स में, ना कि वेरिएबल। यहां पे आपके पास था पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स, यहां पर लिखा हुआ है पाई बाई 2, नीचे है 0 लॉग साइन यू डी यू। मैं क्यों ना इसे भी आई बोलूं? क्या आर्ग्यूमेंट है हमारा? हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया ढांचा तो सेम है, ब्रोशर तो सेम है, लॉग साइन एक्स डीएक्स लॉग साइन यू डी यू, पाई बाई 2 एंड 0 पाई बाई 2 एंड 0। और इस तरीके से अगले स्टेप में जब मैं जाऊंगा तो मैं इसे भी आई बोलूंगा। ये जो हमारा ये पूरा पार्ट था, मैं इसे भी क्या बोलूंगा? मैं इसे भी आई बोलूंगा। तो यहां से एक आई आ गया और यहां से एक आई आ गया, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिखोगे? 2i। क्या लिखना है आपको? 2i। तो देखिए, मैं वापस से आपको रिवाइज करके बता दे रहा हूं। आपने यहां पर i इज इक्वल्स टू पाई से लेके 0 तक का लिमिट मेंटेन किया था। मैंने इस पाई से लेके 0 तक के लिमिट को पाई से लेके पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से लेके 0 में कन्वर्ट किया। अब ये पाई बाई 2 से लेके 0 में जो मैंने कन्वर्ट किया, ये स्ट्रक्चर सीधा सीधी मेरे क्वेश्चन से मैच कर गया था, इसलिए मैंने वहां पे क्या कर दिया? मैंने वहां पे आई लिखा। देखो अगले स्टेप में मैंने यहां पे आई लिखा है। अच्छा, पाई से पाई बाई 2 था, मेरा स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक यूज किया, ये सब्स्टिट्यूशन। u इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी लिखा। क्या लिखा? u इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी, या फिर आप ये बोल दो t इज इक्वल्स टू पाई माइनस यू, जो भी बोलोगे सही है। u इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी लिखने का मेन मकसद ये था कि ये जो आपके इंटरवल्स है ना, जो कि पाई से लेके पाई बाई 2 तक के हैं, वो चेंज होके मेरे क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में आ जाए पाई बाई 2 एंड 0। क्योंकि आप जब लिखते हो पाई u इज इक्वल्स टू पाई माइनस टी, तो u के ये इंटरवल्स बड़े अलग अलग आते हैं। t का हाईएस्ट वैल्यू हमारे इस सेटअप में पाई था, तो आप यहां पे पाई माइनस पाई पुट करोगे, और जो t का लोएस्ट वैल्यू है वो हमारे सेटअप में पाई बाई 2 था, तो ये पाई माइनस पाई बाई 2 पुट होगा। पाई माइनस पाई का आंसर आ गया 0, पाई माइनस पाई बाई 2 का आंसर आ गया पाई बाई 2। तो ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक का जो इंटरवल था वो एक नेगेटिव पोजेस करता था, ये वाला नेगेटिव, और उस नेगेटिव की वजह से वो सीक्वेंस चेंज हो गया एंड इट इज गेटिंग रिटन एज पाई बाई 2 से लेके 0। पाई बाई 2 से लेके 0 साइन यू डी यू लॉग, एग्जैक्ट यही सेटअप है आई का। मैं आई प्लस आई को 2i लिख रहा हूं। मतलब ये कि अगर मैं इसे कंटिन्यू करूं, आप देखो कैसे कितना स्वीट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज 2i इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, 2i इज इक्वल्स टू हाफ। ये पाई और ये 0, ये पूरा जो सेटअप था हमारा, इसको हम यहां पर सॉल्व किए थे, इफ यू रिमेंबर, है ना। इसको हम यहां पर सॉल्व किए थे। i इज इक्वल्स टू, एक्चुअली वो i नहीं था, एक्चुअली वो j था, है कि नहीं? आपने इसे j कहा था, मैंने गलती से उसे रीराइट करके i लिख दिया। ये j था, और आप इसको जब सॉल्व किए तो ये j, मतलब ये जो j था आपका, जिसको आपने j रीड किया था, उसके जगह पर वैल्यू क्या आ गया? 2i आ गया। कितना? j की वैल्यू कितनी आ गई ब्रेक होके? 2i। तो हम हाफ इंटू j यहां पे लिखना चाहिए था मुझे, तो मैं हाफ इंटू क्या लिखूंगा? 2i, हाफ इंटू 2i माइनस लॉग 2 पाई बाई 2। अच्छा, log 2 अलग है, पाई बाई 2 अलग है, कंफ्यूज मत होना। ये i बच जाएगा, 2 कैंसिल होने के बाद आप इस i का साइड चेंज करोगे। इस तरफ क्या बचा था? सिर्फ i बचा था ना। आप इस i का साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2i माइनस i इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 पाई बाई 2। 2i माइनस i का आंसर कितना होता है? i होता है। सो i इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 पाई बाई 2। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब अपनी लेवल्स बढ़ रही है। अब अपने थोड़े से ऊपर
के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बोर्ड से भी एक दो कदम ऊपर है। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम अपीयर करते हैं, जो बहुत टफ पेपर होता है उसमें अपीयर करते हैं। होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज वर्थ इट। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना प्रैक्टिस हो पाए करो। तो ये सवाल आपके बोर्ड पर, आज के इस पूरे सेशन का आखिरी क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। डेफिनेट इंटीग्रल्स का फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये। sin x plus cos x at the denominator, x cos x dx at the numerator, मार्जिन है 0 से लेके पाई बाई 2 तक का। एज यूजुअल आप देख के समझ गए होंगे, साइन कॉस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। अपर प्लस लोअर माइनस x विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ x। इसका मतलब पाई प्लस 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस x। यहां पर भी पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस x, यहां पर भी पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस x, यहां पर भी सेम। देखिए आपका क्वेश्चन कैसा दिखने लगेगा। दिस इज पाई बाई 2 and here you'll get 0। x के जगह पर आप लिखोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि प्लस 0 देके कोई फायदा नहीं है। आप cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखने वाले थे, लेकिन आप cos पाई बाई 2 माइनस एक्स के जगह साइन एक्स लिख सकते हो। फाइन, ओके। एट द डिनोमिनेटर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बिकम्स cos x and cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बिकम्स sin x। ओके, लेट्स कॉल दिस एज i। ये तो एक अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अपने उसको i बुलाते हैं। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ i कंटिन्यूज। दिस इज पाई बाई 2 साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख भाई, एक इंटीग्रल तो ऐसा आ जाएगा, इनकी लिमिट्स भी पाई बाई 2 से लेके 0 तक की होगी। और जो दूसरा इंटीग्रल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, दूसरा इंटीग्रल आएगा माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स पाई बाई 2 से लेके 0। ओके, तो आपने सिर्फ अभी अपने इस इंटीग्रल को इस प्रॉपर्टी के तहत स्प्लिट किया है, और आपके इस इंटीग्रल का दो बाइफिकेशन हुआ है, आपके दो आउटकम्स आए हैं। नाउ i इज इक्वल्स टू क्या है, चलो रीड करते हैं। i इज इक्वल्स टू, सबसे पहला बात ये कि मैं इनका नाम दे दूं, इनका मैं नाम दे दिया j, इनका नाम मैं दे दिया j। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, मैं इसको वैसे का वैसा छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए आगे, माइनस पाई बाई 2 0, यहां पे आपके पास है x साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी सिनेरियो कुछ ऐसा है। फाइन, शुडंट बी एन इश्यू फॉर यू। आगे बढ़ सकते हैं। अब हम एक बहुत नॉन कन्वेंशनल स्टेप करेंगे, जो कि शायद इसके अलावा बहुत कम क्वेश्चंस में होता हो, एंड दैट इज एडिंग आई ऑन बोथ द साइड्स। हमने क्या किया, एडिंग आई ऑन बोथ द साइड्स किया। यहां पर भी हमने आई ऐड किया और यहां पर भी हम आई ऐड करेंगे। ओके, फाइन। नेक्स्ट स्टेप में दिस i प्लस आई वुड बी रिटन एज 2i। यहां पर आ गया j, डोंट फॉरगेट कि j क्या है, अपने उसे बाद में निपटेंगे सेपरेटली, डोंट वरी। माइनस x साइन एक्स dx साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब याद करते हैं भैया, हमारे इस i की वैल्यू थी क्या। ओरिजिनली मेरी i की वैल्यू थी 0 से लेके पाई बाई 2 तक की लिमिट थी x cos x dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। i के जगह पर वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं। क्या है वो, x cos x dx, उसके बाद नीचे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अच्छा, dx तो मेंशन कर चुके थे। फाइन, नाउ इफ यू लुक एट दिस पोर्शन केयरफुली, i और j को हटा के अगर आप इस पोर्शन पे ध्यान दें, इधर भी पाई बाई 2 से लेके 0 तक की लिमिट है, इधर भी पाई बाई 2 से लेके 0 तक की लिमिट है ना, बहुत क्लियरली विजिबल है। ओके, यहां पर पाई बाई 2 से लेके 0 तक का लिमिट दे दो, और सिंस लिमिट्स सेम है, ये एडिशन हो जाएगा। मतलब इनकी x cos x और इनकी माइनस x साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, करेक्ट, dx। ये आपका सिनेरियो।
तो हमने क्या किया, अब हमारे पास ये 2i इज इक्वल्स टू j प्लस ये पाई बाई 2 से लेके 0 तक का मार्जिन, इन दोनों को मर्ज करने के बाद x cos x माइनस x sin x। एंड यस, बिल्कुल सही, आप अगर चाहो तो ये x कॉमन ले सकते हो, मतलब ये जो हमारी x है और यहां से ये जो x है वो दोनों कॉमन चला जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट cos x माइनस sin x। यहां पर आप जो x कॉमन लिया आप उसको मेंशन कर दो, ठीक है। अभी तक सिचुएशन कुछ ऐसा है। मैं क्यों कह रहा था कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, क्योंकि अब डेफिनेट इंटीग्रल के साथ पार्शियल फ्रैक्शंस का एप्लीकेशन मर्ज हो जाएगा। आई मीन अब हम लोग इस डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे। ओके, पहला काम अपना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स सॉल्व दिस। डोंट वरी, हम भूले नहीं हैं कि जे को भी सॉल्व करना है, वो बहुत पहले अपीयर कर गया था, अपने उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर अ गुड बिगिनिंग चलिए अपने इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। x is an algebraic function, cos x minus sin x by sin x plus cos x obviously is a trigonometric function। अगर मैं यहां पे इसको दो फंक्शन जैसा रीड करूं तो आइलेट में पहले आता है algebraic फंक्शन, बाद में आता है trigonometric फंक्शन। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है cos x minus sin x by sin x plus cos x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक algebraic फंक्शन है, मतलब ये हो गया इंटीग्रेबल, वो हो गया डिफरेंशिएबल। चलिए इनको ब्रेक करते हैं, ठीक है। रूल था कि आप अपने इंटीग्रेबल फंक्शन का यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, विच इज cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। सही बात है, करेक्ट। और जब हमारे सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होगा, जो कि हमारे सिनेरियो में cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x है, जब हमारे सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होगा उस वक्त हमारा फर्स्ट फंक्शन बाहर वेट करेगा, विच इज व्हाट, विच इज x। भूलना नहीं है, इनकी जो लिमिट्स थी वो पाई बाई 2 से लेके 0 तक की थी। फाइन, शुडंट बी ए प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई बाई 2 से लेके 0 तक की आपकी, मतलब 0 से लेके पाई बाई 2 तक की आपकी लिमिट है। आपने अभी ये जो इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स का रूल लगाया है। साइन हुआ करता था यहां पे माइनस का, ठीक है, यहां पे एक सब्ट्रैक्शन का साइन होता था। उसके बाद आप फिर से इंटीग्रेशन ओपन करते थे। इंटीग्रेशन में लिमिट्स हुआ करती थी पाई बाई 2 से लेके 0 तक का, करेक्ट। और इसके अंदर दो चीजें होती थी। पहला, द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज x, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रल दैट यू ऑलरेडी हैव परफॉर्म्ड। यहां पर जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है 0 से लेके पाई बाई 2 तक का, और ये पूरा का पूरा हूबहू यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है, ये हूबहू यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, और फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सही बात है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टू थिंग्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो कि हम यहां से बोरो करके वहां पे छाप देंगे। सेटिस्फैक्टरी टिल हियर? ग्रेट। अब आप अपना पूरा का पूरा फोकस इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में लगा दो। भूल जाओ कि आपके इर्द गिर्द क्या है, आपको सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्लासिक केस है। आप sin x प्लस cos x को जब t मानोगे तो जो आपके न्यूमरेटर है, विच इज cos x माइनस sin x dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt, जो कि एक बहुत गुड न्यूज है। यू नो, ये लॉग का फॉर्मूला है। ऊपर अब dt लिखोगे और नीचे t लिखा जाएगा, बट यू विल हैव टू रिमेंबर कि यहां पर t की जो लिमिट्स है वो आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि t इज अ वेरिएबल दैट हैज एंटर्ड इनटू द गेम जस्ट नाउ। ओके, चलो अपने t का जो लिमिट्स है उसको डिटरमाइन करते हैं। t, आइए इस t में लोअर लिमिट पुट करते हैं, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे। हमारी लोअर लिमिट है 0, तो t की वैल्यू थी sin x cos x, तो हम लिखेंगे sin 0 cos 0। sin 0 cos 0 को अगर आप ऐड करते हो, sin 0 का आंसर 0 होता है, cos 0 का आंसर 1 होता है, 0 प्लस 1 का आंसर 1 आएगा। मतलब ये t की वैल्यू 1 आई थी जब आपने x के जगह पर 0 पुट किया था।
अब बारी है x की जगह पर 90 पुट करने की। अब x की जगह जब 90 पुट करोगे तो यहां पर t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब t इज इक्वल टू साइन 90 प्लस कॉस 90, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 90 प्लस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 0, आई मीन साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो साइन 90 प्लस कॉस 90 का आंसर भी 1 आएगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो देखो होगा क्या। आपकी अपर लिमिट कितनी आ रही है 1, आपकी लोअर लिमिट कितनी आ रही है 1। भाई आपने यहां पर एक कर्व ड्रॉ किया, डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है, उस कर्व के अंदर का एरिया चेक कराता है ऐसा, तो अपने ये एरिया फाइंड आउट करते थे डेफिनेट इंटीग्रल से। हमें यह बताया जाता था कि अपर लिमिट कितनी है और लोअर लिमिट कितनी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास मैं आपको समझा रहा था। अब यह सिनेरियो है कि आपसे बोला जा रहा है कि फ्रॉम हियर टू हियर तक का एरिया बता, मतलब जो बिगिनिंग स्ट्रिप है और जो एंडिंग स्ट्रिप है वो सेम है, और बोल रहा है बताओ एरिया कैसे होगा। अरे गॉबेट, एरिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर, आई मीन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज एट द सेम पोजिशन, एट द सेम वैल्यू, एरिया विल बिकम 0। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, मैं यहां से हिला भी नहीं, तो ये मेरी फाइनल पोजीशन भी है। अब अगर मैं पूछूं कि भैया बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या बोलेगा 0, क्योंकि मैं जहां पे था मैं वहीं पर हूं। तो सिंस मेरी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब 0 होने लगेगा क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। ऐसे सिनेरियोज में जहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाए, वहां पर आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो बाउंडेड रीजियन दे रहा है वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि फ्रॉम लोअर टू अपर, लेकिन लोअर अपर सेम जगह पे है। मतलब इट इज लाइक बताओ बाली खाल टू बाली खाल का एरिया, आई मीन बाली खाल टू बाली खाल का डिस्टेंस कितना है, नॉट पॉसिबल। तो आप जब इस फंक्शन को डिस्प्ले करोगे तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा, चलो देखते हैं। दिस विल स्टार्ट लुकिंग लाइक, ये x बाहर था, याद होगा आपको, ये x बाहर था, ये अब इंटीग्रल का साइन लिखा था, आई मीन इंटीग्रेशन का साइन दिया था, cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह आप dt लिखेगा, और यहां पर है t। इसकी अपर लिमिट कितनी है 1, इसकी लोअर लिमिट भी कितनी है 1। और ऐसे सिनेरियोज में भैया राम राम, आप इसको सॉल्व करो ना करो मैटर नहीं करता। अगर आपको सॉल्व करने का उतना मन है तो आप यहां पे लिख लो log mod t, लेकिन याद रखना सिंस इसकी जो अपर और लोअर लिमिट सेम है, इसका आंसर आप जब लिख रहे हो log t, और जब आप ये 1 1 लिखोगे ना, वहीं पर याद रखो कि आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब आप समझो कि किसका वैल्यू 0 आया है, आप समझो कि किसका वैल्यू 0 आया है। मैं एक बार इनको इनके सही जगह पर रख देता हूं, फिर आप समझो कि अभी अभी आप जो 0 निकाले हो किसका वैल्यू निकाले हो, वो आप इनका वैल्यू 0 निकाल रहे हो, इनका, है ना। इसके वजह से जो इंपैक्ट है दिस सेक्शन इज 0, और आपको याद होगा मैं इन्हीं का वैल्यू उधर बोरो करके लिखने वाला था, तो उधर भी आप क्या बैठाओगे 0। इंटीग्रेशन ऑफ 0 is c, but in indefinite integration the value of integration of 0 is c। इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx का आंसर c होता है, लेकिन सिंस हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल्स का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स का बात कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 से लेके 0 तक की अगर आपकी रेंज है और आप 0 का इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हैं तो उसका आंसर भी 0 आएगा। इसका मतलब ये कि आइए इन्हें एक्सपैंड करके मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इनका इंटीग्रेशन करूं, पहला बात तो इनका इंटीग्रेशन खुद ही 0 आ गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इनका आंसर होगा x इंटू 0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 0, याद होगा मैं इधर से बोरो किया था वैल्यू 0 dx। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते तो अपने क्या करते, अपने वहां पे c लिखते, कैपिटल C, लेकिन ये क्या है, डेफिनेट तो है नहीं, इनडेफिनेट है। मोरओवर इसकी लोअर लिमिट 0 है, ये अपर लिमिट जाए भाड़ में। अगर मेरी लोअर लिमिट 0 है और आप 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 लिखने का पूरा हक है आपको।
और आप लिख सकते हैं x इंटू जीरो इज जीरो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इज जीरो। फाइन, गॉट इट। ये पोर्शन जो है यही इस क्वेश्चन को स्पेशल बनाता है। प्लीज आप इसको अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने x इंटू जीरो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई बाई टू तक की रेंज थी, यहाँ पे आ गया जीरो dx। सिंस यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट जीरो है, यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है, जीरो होता है। अल्टीमेटली आप निपटो और इसका आंसर क्या पुट कर सकते हो, जीरो। इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, जीरो लिखी जाएगी, अ बिग zero. Okay. Now, let's see what the question has to offer next. देखते हैं। इनका आंसर तो आ गया, अपने थैंकफुली इनके आंसर को जीरो लिख सकते हैं। We can note this as zero. आइए, अब 2 into I is equals to J था, J plus जीरो एक्चुअली आप उसको J लिखेंगे, तो I की वैल्यू हो जाएगी J बाई टू। मतलब जो भी वैल्यू आपके पास आएगा J का, आप उसको बाई टू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेशन ऑफ J। आई मीन जो अपने जो J थी आपकी इंटीग्रल थी, वो अपने कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे। लेट्स कॉपी द क्वेश्चन। आपने J किसको होल्ड किया था, आपने J होल्ड किया था इन्हें। दिस वॉज माई J। चलो, दिस इज पाई बाई टू से लेके जीरो तक का रेंज है, एंड दिस इज पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इनको अलग स्लाइड देना पड़ेगा। दिस इज साइन एक्स डी एक्स, यहां पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको याद होगा यहां पर भी एक पाई बाई टू था, आपने उसको बाहर रखा। आपकी रेंज जीरो से लेके पाई बाई टू तक की है। ओके, लेट्स स्टार्ट। याद रखना ये क्या था, दिस वॉज माई J। वही रूल लगाएंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी अभी कुछ पल पहले प्रीवियस क्वेश्चन के पहले स्टेप में लगाए थे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा J इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, यहां पर भी पाई बाई टू, जीरो, साइन एक्स के जगह पर साइन पाई बाई टू प्लस जीरो माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के जगह क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ओके, J प्लस J को ऐड कर देते हैं। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2J। सही बात है, पाई बाई टू देखो दोनों में है, ठीक है। तो दोनों को जब तुम ऐड कर रहे होगे तो आप ऐसे करके पाई बाई टू क्या कर सकते हो बाबू, कॉमन ले सकते हो। देखो पाई बाई टू गेट्स कॉमन। अच्छा, ये पाई बाई टू से लेके जीरो तक की रेंज भी सेम है, तो चलो यहाँ पे पाई बाई टू से लेके जीरो तक का रेंज दे देते हैं। अब साइन एक्स टी एक्स, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का साइन एक्स डी एक्स, यहाँ का cos x dx मर्ज होके बनाएगा sin x प्लस cos x। यहां पर क्या है, यहां पर है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और यहां पर dx था, कैंसल आउट हो गया। करेक्ट। अब ये जो आंसर निकल रहा है वो 2J का निकल रहा है, और याद रखिएगा आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, J की। इसमें क्या होगा, आपका ये जो 2 है ये अपना साइड चेंज करेगा, और यहां पर नहीं लिख के हम इस 2 को यहां पर लिखेंगे। तो J की वैल्यू क्या हो जानी है, पाई बाई फोर। ओके, पाई बाई फोर, उसके बाद ये अभी इंटीग्रल ये टू सॉल्व है। J इज इक्वल्स टू पाई बाई टू इंटू टू बिकम्स पाई बाई फोर। आपने इंटीग्रल दे रखा है पाई बाई टू से लेके जीरो, यहां पर कुछ नहीं बचा, मतलब dx था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई फोर। बहुत अच्छा। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। इट्स टाइम टू नोट दी वैल्यूज विच इज पाई बाई टू से लेके जीरो। J की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई फोर। अब मैं x के जगह पर पुट करूंगा पाई बाई टू से लेके जीरो। J की वैल्यू हो गई पाई बाई फोर इंटू पाई बाई टू इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 8। शुडंट बी अ प्रॉब्लम भाई, बहुत इजी है। J की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर बाई 8। अच्छा, क्या करें, J की वैल्यू पिक की जाएगी और पाई स्क्वायर बाई 8 हम लाके पुट कर देंगे यहां पर। J बाई टू आपके I का आंसर था, J का आंसर आया है पाई स्क्वायर बाई 8। J की वैल्यू वुड बी डिवाइडेड बाई 2, ताकि इसका आंसर आ जाए पाई स्क्वायर बाई 16, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। I was equal to J बाई टू। J की वैल्यू आई थी पाई स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर बाई 8 बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। हो गया, खत्म हो गया, पूरा इंटीग्रेशन खत्म, इनडेफिनेट डेफिनेट सब खत्म।
जितना क्वेश्चंस कराया गया हुआ है, अगर आप उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसी को मास्टर कर लो, यू विल मस्टर अप दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप आगे जाके खुद भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन इज प्लेजर। 9 साढ़े 9 घंटे का पूरा सीरीज ऑफ क्लासेस है। अगर आप पूरा ध्यान से देखो तो भैया नामुमकिन है कि आपको इंटीग्रेशन ना समझ में आए। अब देखो, हो गया, मूवी देख लिए, प्रैक्टिस, जितना पन्ना भरेगा, जितना कलम घिसेगा, उतना अच्छा से चैप्टर आपके ग्रिप में आता जाएगा। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। इट हैज एन एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट अपॉन हाउ मच यू लर्न। हम सब इनसिग्निफिकेंट हैं, वी आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, है ना। दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। दिल से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। टिल देन, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।